नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के 41st वीडियो में। एंड आई नो वीडियो लेट है। आप में से कई लोग कहते रहते हैं कि भैया कम से कम अपडेट्स तो दे दो, बट द पॉइंट इज कि मैं क्या ही अपडेट दूंगा। कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक कॉपीराइट को लेके कोई अपडेट नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया था, जब तक एटलीस्ट एक कॉपीराइट हट ना जाए तब तक मैं खुद बहुत बिजी रहूंगा लॉयर्स के साथ, यहाँ जाना वहां जाना, बहुत इश्यूज है और इसी कारण से वीडियोस टाइम पे नहीं आ रही हैं। लेकिन जैसे ही एटलीस्ट एक कॉपीराइट हट जाएगा, वापस से वीडियोस टाइम पे आने लग जाएंगी। तो जब तक ये इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं तब तक पता नहीं कब वीडियो आएगी। हो सकता है ज्यादा भी आ जाए वीडियो, टाइम मिलेगा तो हो सकता है वीडियो ना आए। वीडियो के लेंथ भी छोटी रहेगी, बट आई प्रॉमिस यू कि एक बार रेजोल्यूशन मेरे को मिलता है मेरे प्रॉब्लम्स का, उसके बाद जितना भी बैकलॉग हुआ है ना, सब कुछ मैं तुरंत मेकअप कर दूंगा लंबी लंबी वीडियोस बना के। अब इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स देख सकते हैं, वहां पे मैं सब कुछ अच्छे से बताता हूं। तो प्लीज ये मत बोलो कि अपडेट नहीं मिल रहा है। अपडेट मैं दे रहा हूं क्योंकि अपडेट कुछ है नहीं, तो मैं अपडेट दूं ही क्या। और जहां तक बात है कि वीडियो की ही अपडेट दे दो कब आ रही है, अगेन मुझे खुद नहीं पता मैं कब बनाने वाला हूं, कब रिकॉर्ड करने वाला हूं, तो इसीलिए अपडेट नहीं है। होपफुली 15 अगस्त तक एक एटलीस्ट रिजॉल्व हो जाएगी और तब चीजें वापस से लाइन पे आ जाएगी। एनीवेज, वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। ये है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की 41st वीडियो। कहानी ठीक वहीं से शुरू करेंगे जहां पिछली वीडियो में खत्म हुई थी। तो पिछली वीडियो के इवेंट्स के बाद हम सब जानते हैं कि ऑड्री कहीं ना कहीं ह्विन रैम्बिस से मिलने जा रही थी, राइट? हाँ, ये वीडियो वहीं शुरू होती है। लिटरली ऑड्री फर्नीचर मर्चेंट हैम्प्रेस के घर पे जाती है, ठीक है, और वहीं पे ह्विन रैम्बिस से मिलती है। और यहाँ ह्विन रैम्बिस ऑड्री की काफी बड़ाई कर रहा है, बोल रहा है ऑड्री यू आर द प्राइड ऑफ साइकोलॉजी एल्केमिस्ट। तुम साइकोलॉजी एल्केमिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लड़की हो, तुम इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें लाके दे रही हो, इट्स वेरी नाइस। अरे हरामबेस भैया, ऑड्री जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है बस, जिसका कोई उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। जो भी हो, ह्विन रैम्बिस तो खुश लग रहा है, बढ़िया बात है। एंड ह्विन रैम्बिस ये भी बोलता है कि ऑड्री को उसके नेक्स्ट सीक्वेंस ड्रीम वॉकर का पोशन फॉर्मूला मिल जाएगा। इनफैक्ट वो एक पेपर पे पोशन फॉर्मूला दे भी देता है ऑड्री को। एंड ऑड्री इज वेरी हैप्पी। चलो भैया, साइकोलॉजी एल्केमिस्ट को ज्वाइन करने से कुछ तो फायदा हुआ। फॉर्मूला में क्या क्या है? वेल, एक ड्रीम कैचर का हार्ट है, 1 माइंड इल्यूजन क्रिस्टल है और ए मैच्योर माइंड ड्रैगन्स कंप्लीट ब्रेन। पता नहीं ये सब इंग्रेडिएंट कहां से मिलेगा। और अब तो रिचुअल भी करना होगा, राइट? क्योंकि ऑड्री अब सीक्वेंस 5 पे जाएगी, यहां से कुछ रिचुअल भी होते हैं। ऑड्री को स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर एक हार्पी को ढूंढना होगा और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। उसके बाद उसकी टेल का एक फेदर हाथ में पकड़कर बहुत इंटेंस जॉय या एंगर के इमोशंस के बीच पोशन को कंज्यूम करेगी ऑड्री, तो काइंड ऑफ रिचुअल कंप्लीट होगा। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रिचुअल नहीं है, ऑड्री भी कंफ्यूज हो रही है, मतलब ऐसा क्या रिचुअल है? और ह्विन रैम्बिस यहाँ बताता है कि हार्पी के पास नाइटमेयर्स देने की एबिलिटी होती है, वो लोगों को उनके ड्रीम से जबरदस्ती जगा सकती है। इसीलिए इस पूरे रिचुअल का असली एसेंस ये है कि इंसान एक ड्रीम में इतना डूब जाए कि उससे बाहर आना ही ना चाहे, फिर किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से उसे उस ड्रीम से बाहर खींच लिया जाए, वरना वो हमेशा के लिए सो सकता है या फिर अपना कंट्रोल लूज करके मॉन्स्टर बन सकता है। इसीलिए ये रिचुअल जरूरी है, क्योंकि अगर ऑड्री सो जाएगी तो उसको ड्रीम से निकलना भी तो होगा, राइट? तो उसीलिए वो एक्सट्रीम इमोशंस चाहिए जो कि उसको ड्रीम से निकाल सके। हर एक रिचुअल का सेंस होता है मित्रों, ऐसे ही कुछ नहीं होता। ऑड्री भी सोचती है हाँ बात तो सही है, मतलब ठीक है, रिचुअल अब जो है करना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंस इमोशंस के बीच पोशन कंज्यूम करने की रिक्वायरमेंट इसीलिए है ताकि मैं जो है ना बहुत गहरी नींद में ना चली जाऊं। तो ऑड्री भी समझ गई इस बात को और ह्विन रैम्बिस भी इंप्रेस्ड है ऑड्री से कि बहुत जल्दी समझ रही है ऑड्री हर बात को। बहुत अच्छे ऑड्री। ह्विन रैम्बिस ये भी कहता है कि अगर ऑड्री स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानती या हार्पी ढूंढ नहीं पाती है तो इस मामले में मतलब जो साइकोलॉजी एल्केमिस्ट वाले हैं वो ऑड्री की मदद करेंगे। बट ऑड्री भी मतलब बहुत ये है ना, राइटियस है ना, कहती है नहीं मैं पहले खुद से ट्राई करूंगी, नहीं हो पाया तो ही मैं आपके पास आऊंगी। चलो बढ़िया बात हो रही है। वैसे मेरे को डर लगता है इस ह्विन रैम्बिस से, बट ठीक है, ऑड्री के साथ बढ़िया बातचीत हो रही है, आई एम हैप्पी। बट देन अपनी औकात पे आ गया ह्विन रैम्बिस। तुरंत ऑड्री को एक और मिशन देता है। वो कहता है कि अगर ऑड्री इस मिशन को कंप्लीट कर लेती है तो उसके ड्रीम वॉकर का जो सीक्वेंस 5 का पोशन फॉर्मूला है, उसके जितना भी इंग्रेडिएंट्स है वो भी ह्विन रैम्बिस ही प्रोवाइड करेगा। ऑड्री भी एक्साइटेड, भैया ऐसा है तो बताओ भाई क्या है मिशन। ऑड्री का मिशन है कि उसे अपने फादर अर्ल हॉल, देन मौजूदा ड्यूक नीगन, देन एडमिरल एमिरस और बाकी नोबेल्स का एक बड़े वॉर को लेकर क्या एटीट्यूड है ये पता लगाना है। वॉर, किसी तरह का वॉर छिड़ने वाला है क्या? बैकलैंड में फिर से कुछ होगा, ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड जैसा, मतलब उतना खतरनाक नहीं लेकिन शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक वॉर की बात हो रही है। और इस वॉर के बारे में यानी नोबेल्स को ऑलरेडी आइडिया लग चुका है और वो क्या सोचते हैं, खास करके ऑड्री के पिताश्री और भी जितने लोग हैं उनसे जुड़े हुए,
ये जानना है हुइन रैम्बिस को। काइंड ऑफ देखा जाए तो ऑड्री को अपने ही पिता पे चुगली करनी है, तो ऑड्री अभी तो ना नहीं बोल सकती, हुइन रैम्बिस से कह देती है ठीक है I'll try my best। लेकिन मीटिंग के बाद ऑड्री तुरंत मिस्टर फूल को बताती है कि देखो वॉर का कुछ बात हो रहा है, फूल जी कुछ बताइए क्या है ये। क्लाइन भी ग्रे फॉग में बैठ के ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि साइकोलॉजी एल्केमिस्ट हर्मेस या शायद उनके पीछे छुपे एडम वॉर को सपोर्ट करते हैं या उसके विरोध करते हैं। जहां तक लियोन के किंग, प्राइम मिनिस्टर और कई नोबल्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात है तो उनका जवाब काफी क्लियर था। अगर आपको याद हो तो पिछले साल द हैंगमैन ने मिस जस्टिस से ऐसा ही मिलता जुलता एक सवाल पूछा था। तब उसने जवाब दिया था कि किंग और प्राइम मिनिस्टर दोनों वॉर की तरफ झुकाव रखते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने पहले इंटरनल रिफॉर्म्स पर फोकस करने और अलग अलग मैटर से जुड़ी प्रॉब्लम को सेटल करने का डिसीजन लिया था। अब लगभग उस बात को 1 साल बीत चुका है, राइट, और उनकी लगभग सारी पॉलिसी सही ट्रैक पे चल रही है। दूसरे शब्दों में ईस्ट बैलम में लियोन के जो इंटरेस्ट्स खो गए थे उन्हें वापस हासिल करने के लिए वॉर शुरू करने का वक्त आ गया था। यानी किंग जो है और उसके नोबल्स हैं वो वॉर के फेवर में ही हैं, ये तो बात है। और अगर वॉर होती है तो बहुत ही डेंजरस तो है, साथ ही ये एक रिवोल्यूशनरी एरा हो सकती है। कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत इंटेंस हो चुके थे, ये दिख रहा था, टेंशन थी ऑलरेडी, और एक बार वॉर शुरू हो गई तो उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल ही नहीं शायद नामुमकिन होता। इसके अलावा एडम, एमोन और बाकी किंग ऑफ एंजल्स भी एक के बाद एक सामने आ रहे थे। कुछ अपने जरूरी आइटम्स हासिल कर चुके थे जबकि कुछ ब्रेक थ्रू ढूंढ रहे थे। मिस्टीरियस वर्ल्ड पर एक बड़ा स्टॉर्म उतरने वाला था और हर तरफ डेंजर मंडरा रहा था। तो हाँ, लगता है हमें वॉर भी अब जल्दी देखने को मिलेगा मित्रों, शायद इसी किताब में देखने को मिल जाए, है कि नहीं। जो भी हो, क्लाइन अभी रियल वर्ल्ड में आता है मिस्टर फूल की कुर्सी छोड़ के। तो अगले दिन क्लाइन पहुंचता है लियोन चैरिटी फाउंडेशन और वहां मिलता है ऑड्री से। ऑड्री एकदम बढ़िया ड्रेस पहन के जा रही है यूनिवर्सिटीज में ताकि वो स्टूडेंट से मिल सके, और क्योंकि क्लाइन एज डुएन डैंटिस गया है तो कहती है कि चलिए आप भी हमारे साथ देख लेते हैं। तो हाँ, ये दोनों मिलके बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में जाते हैं। ये दोनों वहां के चांसलर से मिलते हैं और ये एक नई एस्टैब्लिश हुई यूनिवर्सिटी है और यहाँ के जो चांसलर है वो मिस्टर पोर्टलैंड मोमेंट है। तब एक लड़की आती है ऑफिस में, कुछ आइटम उसको बनाने के लिए दिया गया था जो वो कंप्लीट कर ली थी, और ये लड़की कौन थी? मेलिसा मोरेटी। क्यों मित्रों, भूल गए थे बेंसन और मेलिसा को? हैं अभी भी ये लोग। मिस्टर पोर्टलैंड कहते भी हैं कि ये मिली है मेलिसा से, शी इज वेरी टैलेंटेड और हमारे लैब में काफी मदद करती है, मतलब इसी यूनिवर्सिटी की ऑफ कोर्स वो स्टूडेंट है। अब मेलिसा को देख के डुएन डैंटिस उसे नजर मिलाता है, मेलिसा भी डुएन डैंटिस को देखती है। ऑफ कोर्स वो पहचान नहीं पाई होगी डुएन डैंटिस कौन है, बट डुएन डैंटिस तो पहचानता है कि ये उसकी बहन है, बट ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता। और ऑड्री भी यहाँ सबके रिएक्शन को नोटिस कर लेती है। ऑफ कोर्स स्पेक्टेटर है ऑड्री। जो भी हो, इस बात को अपन हटाते हैं। यहाँ मतलब जो ऑड्री हेल्प करने वाली है ना स्टूडेंट को, जो कि बेनिफिशियरीज होंगी मनी वाइज, जो कि पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी कंडीशंस को ही ऑड्री समझने आई थी, जिसमें ऑफ कोर्स हमारे जो चांसलर भाई साहब हैं वो हेल्प करेंगे ही। तो यहाँ जो भी मीटिंग थी वो सब हो गई और डुएन डैंटिस वापस अपने मैनर पे आ चुका है। अब मैं बता दूं कि इस सब के बीच उसको शैरन का एक लेटर मिल चुका है जहां पे शैरन बता चुकी है ऑलरेडी कि वो सीक्वेंस 4 बन गई है, यानी कि शैरन भी अ पपेट ऑफ द प्रिजनर पाथवे है। वो प्रिजनर पाथवे पे उसका सीक्वेंस 4 पपेट ही होता है। जो भी हो, इस पॉइंट पे मिस मैसेंजर एक और लेटर लेके आई है क्लाइन के लिए, और किसका लेटर है ये? मिस मैसेंजर अपना निकनेम दे देती है सबको, कहती है उस अनडाइंग इडियट का लेटर है। समझ गए कौन? अरे वही पैट्रिक ब्रायन ऑफ द न्यूमिनस एपिस्कोपेट आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन। देखा जाए तो यहाँ पे सबको निकनेम देती है अपनी मिस मैसेंजर, बस शैरन को नहीं देती। क्यों नहीं देती बताओ कमेंट्स में। लेटर में पैट्रिक ब्रायन ने लिखा था कि सदर्न कॉन्टिनेंट से आने वाले ऑर्डर्स अब उसे अलग अलग अटेम्प्ट्स करके डेथ को अवेकन करने के लिए नहीं कह रहे थे। अब उसे एक स्पेशल रिचुअल प्रिपेयर करने और मौसलम के अंदर मौजूद डेथ डोमेन के एंजल आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन के लीडर हेटर की रिकवरी में मदद करने को कहा गया था। इसका मकसद यह था कि हेटर को कुछ समय के लिए उस जगह से बाहर निकालने का तरीका मिल सके जहां उसने खुद को सील कर रखा था। ऊपर से देखने पर यह ऑर्डर ज्यादा सस्पिशियस नहीं लग रहा था, लेकिन ये अचानक आया है। इस वजह से क्लाइन को लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। देखो, सदर्न कॉन्टिनेंट में न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन ने पहले पैट्रिक से बार बार वो अजीब और डेंजरस रिचुअल्स करवाए थे ताकि डेथ को अवेकन किया जा सके। क्लाइन ने पैट्रिक को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कभी मटेरियल्स ना मिलने का एक्सक्यूज दे और कभी एक्सपेरिमेंट्स फेल होने का। इसी तरह वो उन्हें काफी वक्त तक बेवकूफ बनाता रहता था। अब शायद उन्हें आखिरकार पैट्रिक पर शक हो गया था। ये सोचकर क्लाइन ने धीरे से सर हिलाया और उसका मानना था कि ये पैट्रिक ब्रायन के लिए एक टेस्ट था और ये टेस्ट सीधा एक एंजल से जुड़ा हुआ था। एक एंजल का रिचुअल्स के लिए दिया गया रिस्पॉन्स पूरी दुनिया तक पहुंच सकता था। ठीक है,
तो बस इतना काफी है कि उन्हें आर्टिफिशियल डेथ के बारे में कोई शक ना हो। आखिर उन्होंने एंशिएंट बालम एम्पायर की बहुत बड़ी इनहेरिटेंस हासिल की हुई है। कौन जाने उनके पास डेथ पाथवे की यूनिकनेस पर गॉडेस के कंट्रोल को इफेक्ट करने का कोई तरीका भी हो, है कि नहीं? अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों साइड्स के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। हाँ, यहाँ क्लाइंट कुछ देर तक इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, लेकिन फिर वो राहत की सांस लेता है, क्योंकि जहां तक डेथ डोमेन के एंजल के टेस्ट की बात है, उसने उसे लेकर ज्यादा चिंता नहीं की। इसकी वजह यह थी कि द फूल भी उसी लेवल की पावर डायरेक्ट कर सकता था। एंजल्स एम्ब्रेस की मदद से इंटरफियरेंस क्रिएट की जा सकती थी। जब तक हाई प्रीस्ट हाइटर खुद पर्सनली डिसेंड ना करे और सिर्फ डोर से अपना इन्फ्लुएंस भेजे, तब तक क्लाइंट काफी स्मार्ट तरीके से इन्फ्लुएंस को मिसडायरेक्ट कर सकता था। ऐसे में क्लाइंट भी लेटर का रिप्लाई कर दिया कि देखो भाई पैट्रिक भैया, तुम अपने टीचर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आगे बढ़ सकते हो, लेकिन एक्चुअल रिचुअल शुरू करने से पहले तुम्हें मुझे रिपोर्ट करनी होगी और मेरी परमिशन लेनी होगी। हाँ, मिस मैसेंजर के थ्रू क्लाइंट ये लेटर भिजवा देता है। दूसरी तरफ हम आते हैं शाओ पे। जी हाँ, शाओ जो कि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के रेसिडेंस पे नजर रख रही है चुपके से झाड़ियों में घुस के। तभी स्ट्रैटफोर्ड के रेसिडेंस पे एक रेंटल कैरेज आता है और अंदर से एक क्लोक्ड औरत निकलती है। शाओ फिर से इस लेडी का चेहरा नहीं देख पाती है ढंग से, ठीक है, लेकिन हाँ वो वेट करती है शाओ यहीं पे बाहर बहुत पेशेंटली। क्यों? क्योंकि लेडी अंदर गई है मैंशन के, तो बाहर भी तो आएगी ही ना। जब बाहर आएगी तो पीछा कर लेंगे। तो हाँ, लेडी मैंशन के अंदर गई और वहां किससे मिलती है? विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड से, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लेडी कौन है? ऑफ कोर्स शर्मेन है। और विस्काउंट और शर्मेन जो है ना, एकदम समझ रहे हो, कुची पुची चल रहा है अपना। और वो शर्मेन से कहते भी है कि शर्मेन तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मेकअप लगाती क्यों हो? कसम से शर्मेन, तुम मुझे फिर से जवान कर दी हो। ये बात बोला है, मैं अपने मन से नहीं बता के बोल रहा, ये लिटरली लिखा है किताब में। अब अगर आपको याद हो तो शर्मन, याद है? शर्मन एक बंदा था जो कि लड़की जैसा था। उसको ट्रिसी बोल रही थी कि तुमको डीमनेस बना के, मतलब पोशन पिला के लड़की बना देंगे। अब वो शर्मेन है, सुंदर सी लड़की दिख रही है। लगता है वो पोशन पी ली, ठीक है, जिसमें वो लड़की में कन्वर्ट हो जाएगी, तभी इतनी सुंदर दिख रही है। द टेस्ट ऑफ डीमनेस एंड दैट बैड। किसने कहा था ये? कमेंट में बताना। जो भी हो, यहाँ स्ट्रैटफोर्ड बताते हैं कि मेरी वाइफ तो पहले ही निपट गई है और अब मैं ना तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। शर्मेन, समझ रहे हो यहाँ क्या हो रहा है? वही जो तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं होता, समझ रहे हो? तुम्हारी लाइफ में रोमांस नहीं है, लेकिन यहाँ हो रहा है एलओटीएम में। जो भी यहाँ कुच्ची पुच्ची हो रहा है, रोमांस भरी बातें चल रही है, और कुछ समय बाद शर्मेन रोमांस करके बाहर निकलती है और शाओ देखती है, हाँ ये बाहर आ गई है, अब इसका चेहरा देख के ही रहेंगे। तो शाओ पीछा शुरू करती है, दौड़ते हुए, चलते हुए, अपने बियॉन्ड पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह से टेल किया जाता है किसी को, करती है। लेकिन भैया शर्मेन भी तेज है, उसके पास काफी अच्छी एंटी ट्रैकिंग एबिलिटीज थी, लेकिन शाओ भी अपनी ट्रैकर है। तो बहुत ही एकदम मजेदार चेस चल रहा है, जहां पे शाओ उसको खो भी सकती है लेकिन खो नहीं रही है। मजा आ रहा है इस पीछा में। एक पॉइंट पे शाओ उसके काफी नजदीक भी आ जाती है, लेकिन तभी शाओ को एक स्वीट इथीरियल फ्रेग्रेंस फील होती है, बहुत अच्छी सी एक सुगंध, महक, और सडनली शाओ उसमें मतलब फंस जाती है और देखती है तो वो लूज कर चुकी है शर्मेन को। शी लॉस्ट ट्रैक, और अचानक से फ्रेग्रेंस भी गायब। जरूर ये कोई हायर सीक्वेंस की मतलब डीमनेस या पता नहीं कोई तो किया है जो कि शाओ को इस तरह से बहका दिया। शाओ भी समझ जाती है मैं फंस सकती हूँ, निकलो यहाँ से, भले ही टेल नहीं कर पाई, इट्स ओके। एंड शाओ का सोचना सही भी था, अच्छा वो यहाँ से निकल गई, क्योंकि शर्मेन यहाँ से जाके सीधा मिलती है किससे? ट्रिसी से। अब ट्रिसी यहाँ शर्मेन को कह रही है कि तुम जो है ना बस फाइनल मिशन कर दो, फिर तुम बैकलैंड छोड़ के भाग सकती हो, मतलब जिससे शादी करना है कर सकती हो, अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हो। ये आखिरी मिशन शर्मेन, तुम बस कर दो। और हाँ, मर्द पे भरोसा मत करो, ठीक है, किसी भी मर्द पे भरोसा तुम मत करना। लेकिन शर्मेन तो ऑलरेडी विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के प्यार में गिर चुकी है बंदी, ठीक है। वो कहती है कि मुझे जो है ना अब विस्काउंट से शादी करनी है, मैं उसके साथ ही सेटल होना चाहती हूँ। और ये सुन के ट्रिसी वाज लाइक, हाँ ऐसा है क्या? मतलब मिशन तुम्हारा वही है, उसी से शादी? ठीक है, अगर टेम्पररी मिशन को परमानेंट बनाना है तो तुम्हारी चॉइस है। ध्यान रहे, वो फिर बोलेगा मुझे बच्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सोच लो, मर्द ट्रस्टवर्दी नहीं होते, करना है शादी उससे, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड से। और क्योंकि अब वो तुम्हें इतना ट्रस्ट करता है तो तुम्हारा मिशन एकदम इजी है। अगर तुम मिशन को कंप्लीट करती हो तो बैकलैंड छोड़ के जा सकती हो, और जितनी सुंदर अब तुम हो गई हो, कोई ना कोई तुमको मिल ही जाएगा। सोच लो शर्मेन। अब शर्मेन भी परेशान है। अब इन दोनों के बीच आगे क्या होगा, बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अपन चलते हैं क्लाइन के नए नवेले मेगुर मैनर की तरफ। याद है ना, टुसॉ रिवर के साइड में ये मैनर है, आसपास जंगल है, हंटिंग कर सकते हो। पता नहीं कितना एकड़ का एरिया क्लाइन खरीद लिया है। अमीर है, मतलब बंदा अमीर हो गया अभी।
ठीक है, मान लो इस बात को, हम लोग गरीब रह गए, क्लाइन अमीर हो गया। तो क्लाइन जा रहा है अपने नए से मैनर पे, और अजीब बात ये थी कि बैकलैंड के सिटी एरियाज में लगभग हमेशा बारिश होती रहती थी, राइट, एंड सनी डेज काफी कम देखने को मिलती थी। लेकिन सिटी के आउटस्कर्ट्स में क्लाउड्स काफी पतले होते थे और धूप अक्सर तेज चमकती थी। ऑफ कोर्स इसका मैनर भी सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, तो यहाँ धूप मस्त है। देखा जाए तो बैकलैंड सिटी से बहुत कम दूरी है मैनर का, बट स्टिल दोनों जगहों की वेदर बिल्कुल अलग है, वातावरण, पर्यावरण, समझ रहे हो? ये फर्क बैकलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता था। इसी वजह से वो नदर्न कंटिनेंट के सबसे मशहूर ग्रेप प्लांटेशंस में से एक था। और अगर कोई इस एरिया से टुसॉ रिवर के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट की तरफ लगभग 50 किलोमीटर और आगे बढ़े तो वेदर फिर से बैकलैंड सिटी जैसा हो जाता था। ऐसी अजीब सिचुएशंस ने मीटियोरोलॉजिस्ट्स को काफी उलझन में डाल दिया था कि भैया यही एक बीच का स्पॉट है जहां वेदर अच्छा है और यहीं पे क्लाइन ने अपना घर खरीद लिया है। मीटियोरोलॉजिस्ट कोई ऐसी थियरी नहीं ढूंढ पाए थे कि ऐसा होता क्यों है, मतलब इधर भी खराब वेदर, मतलब वो बारिश वाला इधर भी और बीच में अच्छा। लेकिन अपने क्लाइन को आइडिया था, क्लाइन अपना मीटियोरोलॉजिस्ट है ना, तो उसको सब पता है क्यों है यहाँ का वेदर। देखो, फोर्थ एपॉक में यही जगह टूडोर ट्रूनोसेस्ट यूनाइटेड एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, और इसी जगह ब्लड एम्पायर एलिस्टा ने अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ दी थी और एक इनसेन डीटी बन गया था। इसीलिए इतने छोटे से एरिया का वेदर और टेरेन हमेशा के लिए बदल जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेनर्ड मिचेल ने ग्रे फॉग का जो फ्री एक्सचेंजेस होता है ना, उसके दौरान इस बारे में बताया भी था। इसके अलावा ये एरिया बहुत पुरानी हिस्ट्री और अर्ली ह्यूमन एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता था। इस लैंड ऑफ होप के नीचे काउंटलेस एंशिएंट रूइंस दफन थे, और बहुत मुमकिन था कि उन रूइंस का भी वेदर पे कुछ असर पड़ता हो। जो भी हो, वेदर को हटाओ, क्या मौसम वाली बात कर रहे हैं, 60 साल के बड्डे हो गए क्या हम लोग? अंकल लोग से बात करो, बड्डे लोगों से, वो लोग बोलते हैं आज मौसम बहुत ये है, हड्डी में लग रही है थोड़ी सी, समझ रहे हो? वही बात हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी अब हो चुके हैं 60 साल के। जो भी हो, क्लाइन पहुंचता है मैनर, और उसके सर्वेंट्स उसका इंतजार कर रहे हैं, एकदम लाइन में खड़े हैं फूल बरसाने के लिए। आइए आपका इंतजार है, उस गाना में देखते हो कैसे फूल बरसा रही है, वैसे ही सेम। रिचर्ड्स नया सूट पहना है, ठीक है, एकदम नए मैनर में आए, सबको नया सूट बूट मिला है, और मैनर में लिटरली सेकंड फ्लोर पे एक स्मोकिंग रूम है, मजाक नहीं कर रहा, वहां जाके फूको, वो ऐसा रूम है। नॉट टू मेंशन कि इस मैनर में कितने रूम्स है, पता नहीं कितने फ्लोर्स हैं, मेरे को लगता है 20-25 कितने रूम्स है। भाई क्लाइन अकेला इतना कमरा लेके करेगा क्या, समझ नहीं आता मेरे को। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह का जो हाउस है इतना बड़ा सा, ये तो मैं भी डिजर्व करता हूँ अपनी लाइफ में, एक है कि नहीं? ठीक है, तो इफ स्ट्राइक वाला पंगा हट गया ना, तो तुम लोग मेरे मेंबरशिप्स को भर के ले लेना, ठीक है? फिर उन मेंबरशिप से जो पैसे मैं कलेक्ट करूंगा उससे मैं भी महल बनाऊंगा। कोई अमीर आदमी है तो फाइनेंस करो यार मेरे महल को, है कि नहीं? जो भी हो, हम लोग महल पे सिंपल नहीं करेंगे, ज्यादा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और आज यहाँ महल में ढेर सारे गेस्ट्स आने वाले हैं। ऑफ कोर्स हंटिंग वगैरह के लिए क्लाइन सबको बुलाया था। अमीरों की जो है ना पूरी पार्टी होने वाली है मित्रों। तो सबसे पहले यहाँ मैट और उसके फैमिली मेंबर्स आते हैं, एंड वो लोग कहते हैं कि भैया बहुत बड़ा मैनर है आपका। मैट लिटरली कहता है कि मेरा जो मूज मैनर है ना उससे भी बड़ा है ये मेगुड मैनर। गजब है भाई, डोएन डांटेस कमाल कर दिए भाई। और कमाल हो भी क्यों ना, मेगुड जो मैनर है वो बैकलैंड के सबसे आइकॉनिक मैनर्स में से एक था जिसे क्लाइन खरीद लिया था। वहां बनने वाली वाइन की कॉन्सियोर्स के बीच बहुत तारीफ होती थी। कॉनोसियोर्स पता नहीं, जो भी अमीर लोग को कहते हैं उनके बीच। यहाँ ब्रू होने वाली कुछ पुरानी रेड वाइन के लिए तो कलेक्टर्स एक बोतल के लिए 100 पाउंड देने के लिए भी तैयार हो जाते थे, उससे ज्यादा भी। लेकिन क्लाइन अगर ये मैनर सिर्फ 20,000 पाउंड में खरीद पाया था तो उसके बदले उसे कुछ कंडीशंस भी माननी पड़ी थी। उन खास सालों की सारी वाइन ड्यूक नीगन के सर्वेंट्स अपने साथ ले जाने वाले थे। कोई बात नहीं, वाइन ले गए, मैनर तो है। वैसे मैट फैमिली आई है तो मैं आपको बता दूं कि हेजल भी यहाँ आई है और अब ठीक लग रही है। बहुत जोश था ना हेजल को, बियॉन्डर बन गई हूँ, ये करूंगी वो करूंगी। अगल गया था एमोन, हो गया था हालत खराब, ठीक है, अब ठीक है। नाउ इस हंटिंग ट्रिप का जो मेन बंदा था वो भी आ चुका है। हु इज ब्रिगेडियर जनरल कॉनस किलगोर, ठीक है, वो अपने एक दोस्त के साथ आया है। उसका दोस्त कौन है? स्टीम कार मोग्यूल फ्रामिस केज, ठीक है। वो अगर आपको याद हो तो मेन इन्वेस्टर ऑफ बाइसिकल प्रोजेक्ट भी था। इनफैक्ट वो भी लॉयर सीक्वेंस का एक बियॉन्डर है। ये हम लोग पहले सेकंड बुक के अंदर ही जान चुके थे। उसके पास स्टीम कार है, उससे ही आने वाला था वो, लेकिन उसका स्टीम कार जो है ना कहीं तो फंस गया। शो ऑफ करना चाहता है अपने स्टीम कार को वो। कार भी इस दुनिया में आ रही है स्टीम वाली, गंदी सी बड़ी सी। फंस गया तो किलगोर मतलब अपने इस पे आ रहा था कैरेज पे, उसको भी साथ लेके आया अपने कैरेज में। कार उधर ही फंस गया उसका। अब कार फंसने का रीजन ये भी है कि रोड अभी कैरेज लेवल की ही बनी हुई है, कार के लेवल की रोड्स अभी बनी नहीं है इस वर्ल्ड में। जो भी हो, इस छोटी मोटी डिटेल्स में अपन नहीं घुसेंगे, अपन जल्दी से बढ़ते हैं आगे। कहाँ जाएंगे? स्मोकिंग रूम की तरफ, क्योंकि वहां सिगार कलेक्शन रखा है क्लाइन। सब लोगों को ट्राई करना है वहां, सब लोग गए वहां ट्राई कर रहे हैं। और क्लाइन यहाँ किलगोर का खास स्वागत कर रहा है, ठीक है। मतलब किलगोर को जो भी चीजें पसंद है वो सब क्लाइन रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो MI9 का डिप्यूटी डायरेक्टर है ना किलगोर, इसी को तो क्लाइन आज हंट करने वाला है। जी हाँ,
9 का हंटिंग सेशन शुरू होगा आज रात। तो किलुगाड़ो भैया ले लो मजा, क्योंकि रात को तो और मजे आपको आने वाले हैं। ठीक है, हंट हो जाओगे आप। दूसरी तरफ अगर शाओ की बात की जाए तो वो MI9 को विस्काउंट और इस न्यू औरत जो भी वो देखी है जिसके साथ विस्काउंट का चक्कर चल रहा है, हम जानते हैं वो शर्मेन है, उनके बारे में अब बताना चाहती है MI9 को शाओ, बट बताती नहीं फॉर सम रीजन। वो सोचती है थोड़ा सा और पीछा कर लेते हैं, एटलीस्ट पता कर लेते हैं ये औरत है कौन। वैसे शाओ इस बारे में फोर्स को जरूर बताती है और फोर्स अपने क्रिस्टल बॉल का जो डेफिनेशन होता है ना वो करके बताती है कि मतलब अगर हम लोग उसको टेल करने वापस जाएंगे तो एक सर्टेन लेवल ऑफ डेंजर तो है। स्टिल फोर्स और शाओ दोनों ट्रैक करने जाते हैं फिर से, और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के रेसिडेंस के आसपास इन्हें फिर से वही वुमन दिख जाती है। इस पॉइंट तक शाओ को पता है कि ये जो औरत है उसको मतलब वो बियॉन्डर तो है ही, साथ ही में उसको कोई एक पावरफुल बियॉन्डर प्रोटेक्ट कर रही है। याद है ना स्मेल फ्रैग्रेंस वाला इंसिडेंट जो पूरा हुआ था, इससे शाओ को समझ में आ गया था। तो शाओ को ये पता है कि मैं बस चुपके से देख सकती हूँ, फाइट नहीं कर सकती उससे, क्योंकि वो पावरफुल अगर प्रोटेक्टर आ जाए ना तो लग जाएगी हम लोग की, एंड इससे विस्काउंट भी अलर्ट होगा तो हम पकड़े भी जा सकते हैं। तो फाइट नहीं करना, बस देखना है। हाँ, पहले चेहरा देखना है, फिर तहकीकात करना है, फिर अगर जरूरत पड़ी तो टैरो क्लब है उसकी मदद लेंगे पहले, लेकिन चेहरा देखना है कौन है ये। बट द पॉइंट इसकी शर्मेन का चेहरा देख कैसे पाएगी शाओ, मतलब शाओ को नहीं पता वो शर्मेन है, चेहरा देखना चाहती है, लेकिन फोर्स के पास याद है ना क्या है, लेमानोस ट्रैवल, उसके अंदर मिस जस्टिस रिकॉर्ड करी है साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी। अब तुम बोलोगे ये ऑर्डरी लेमानोस ट्रैवल कब रेंट कर ली? हाँ, उसके पास पैसा बहुत है ना, ऐसे ही क्यूरियोसिटी के लिए 3 बार रेंट की थी वो। ठीक है, तो कुछ पावर्स यूज करके देखी थी और अपनी भी कुछ पावर्स उसने रिकॉर्ड की थी, जिसमें से एक आता है साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी, स्पेक्टेटर का वन ऑफ द बेस्ट पावर्स। आपके आसपास ही रहेगा स्पेक्टेटर, आप देख नहीं पाओगे, साइकोलॉजिकली आपके लिए इनविजिबल है वो। लिटरली इस पावर का यूज करके आप सभी क्रीचर्स के सेंसरी ब्लाइंड स्पॉट में चले जाते हो, तो कोई आपको देख नहीं पाता। अगेन लिटरली बोल रहा हूं मैं फिर से कि तुम उनके सामने भी खड़े हो जाओ ना, साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी रहेगा, उनके सामने तुम नाचने लगो, कूदते फिरते रहो, फिर भी पता नहीं चलेगा, उनको देख ही नहीं पाएंगे। इसी पावर का शाओ इस्तेमाल कर सकती है, जिसका यूज करके वो सीधा कैरेज में ही चढ़ सकती है और टारगेट के बिल्कुल सामने होकर उसका चेहरा देख सकती है, उसके हर फीचर ट्रेट को अच्छी तरह याद रख सकती है। साथ ही लेमानोस ट्रैवल में डोर ओपनिंग भी रिकॉर्डेड है, तो भागना पड़ा तो डोर ओपन करके भाग भी सकती है। नाइस। या कैरेज का डोर ओपन करके अंदर घुस भी सकती है। डोर ओपनिंग से आप कुछ भी कर सकते हो, ओपन करके भागो या घुस जाओ, बस। फिर क्या था, शाओ इन पावर्स का इस्तेमाल करती है और करके तुरंत ही कैरेज में घुस गई और देखती है ये बंदी कौन है। अरे शर्मन जैसा दिख रहा है ये। शर्मन तुम मतलब कैसे ये कैसे हो गया? अब क्योंकि शर्मेन भी बियॉन्डर है तो वो कहीं ना कहीं शाओ को सेंस कर ली थी और शर्मेन के मन में एक ही बात आ रही थी, इसको खत्म कर दो, मेरे पास्ट ये एसोसिएटेड है, पास्ट के किसी भी इंसान को मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अब उसके दिमाग में ये बातें आ कैसे रही है? ट्रिसी भी यहीं पे है, ठीक है, गायब होके वो भी बैठी हुई है, वो उसके कान में मतलब गंदे बात बोल रही है कि खत्म कर दो इसे। ये ख्याल जैसे एबिस के किसी डीमन से आ रहा था, ठीक है, वैसे दिमाग में चल रहा था और ये जो ख्याल थे वो शर्मेन के कान में लगातार फुसफुसाए जा रहे थे। लेकिन शाओ तो मतलब शर्मेन को पसंद करती थी, जो कि पहले शर्मन था। वो कहती है कि शर्मन तुम मतलब कहाँ थी, क्या कर रही हो इतने दिन से, मतलब तुम औरत कैसे बन गई, वो भी इतनी सुंदर। शर्मन कहती है कि मुझे न्यू लाइफ मिल चुका है, मैं पास्ट लाइफ के लोगों से मिलना नहीं चाहती। तो शाओ को भी बहुत अजीब लगा, क्योंकि यूजुअली शाओ और शर्मन का जो रिश्ता था पहले वो अच्छा ही था। शर्मन को बहुत लोग रिस्पेक्ट नहीं देते थे, लेकिन शाओ वाज वन ऑफ दोज लेडी जो कि शर्मन को एक्चुअली में रिस्पेक्ट करती थी। तो शाओ को थोड़ा सा बुरा भी लगा, तो वो ओके कहती है और निकल गई कैरेज से। अब शाओ के जाते ही कैरेज के अंदर ट्रिसी का जो फिगर था वो इनविजिबल हो सकती है ना, डीमनेस, तो वो फाइनली विजिबल होती है और वो शर्मन से पूछती है कि तुम्हारे मन में मैं इतना बार बोली कि उसे मार दो, लेकिन तुम मारी नहीं, तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा था उसको खत्म कर दो, लेकिन तुम की नहीं। और शर्मन कहती है कि मैं उसको नहीं मारी क्योंकि शी वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो कि मुझे रिस्पेक्ट करती थी और मेरी मदद भी बहुत बार की थी। अब ट्रिसी शर्मन से पूछती है कि ठीक है उसको हटाओ, जो भी वो थी, नॉट इंपॉर्टेंट। पॉइंट ये है कि जब तुम विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड से मिल के बाहर आई तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों? शर्मन कहती है कि क्या मैं माँ बन सकती हूँ, और फिर अपना पेट पकड़ती है और उसको एक बच्चे का किक पेट में सुनाई देता है। मतलब विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड प्रेग्नेंट कर दी है शर्मेन को, और वो भी इतनी जल्दी, बच्चा पेट में लात भी मारने लग गया है। भैया ये किस तरह का प्रेगनेंसी है जिसमें बच्चा इतना जल्दी बड़ा होकर लात भी मारने लगा है? ये भी कुछ डीमनस लेवल की ही बात लग रही है। और ये बात देख के ट्रिसी थोड़ा सा स्माइल करती है, गेम हो रहा है। और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड भैया रहा नहीं गया, कर दिए काम तुरंत। वेरी गुड वेरी गुड। दूसरी तरफ शाओ फोर्स के पास जाती है और बताती है कि ये तो शर्मेन बन गया है। फोर्स बताती है हाँ ये डीमनस पाथवे होता है ना, असैसिन वाला, उस पाथवे में ऐसा होता है, सीक्वेंस 7 पे जाने पे आप बन जाते हो लेडी। टैरो क्लब की मीटिंग मुझे पता चला था। और ये सुनते शाओ वाज लाइक, एक मिनट, अगर वो बियॉन्डर बन चुकी है, इस तरह से पावर्स को यूज कर रही है, तो जरूर शर्मेन का ना कोई एडवांटेज ले रहा है, क्योंकि
शर्मेन बहुत भोली सी लड़की थी, मतलब पहले तो लड़का था बट उसके शरीर में उसको लगता था मैं लड़की हूँ, अब वो लड़की बन ही गई है लिटरली। तो शाओ सोचती है कि मैं उसको वार्न करूंगी शर्मेन को कि भैया तुम्हारा कोई एडवांटेज ले रहा है, तो इसलिए शाओ कैरेज के पीछे भागती है, लेकिन अब तक तो कैरेज चली गई, गायब हो चुकी है, तो पीछा कर नहीं पाई। अब शाओ फौज दिमाग लगाती है कि क्योंकि शाओ डिस्कवर हो गई है, तो जो कोई भी शर्मेन को मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है, उनका जो भी प्लान होगा ना, वो आज ही रात उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का सोचेंगे फॉर श्योर, ठीक है, वरना उनका प्लान भंग हो सकता है, उनको डर होगा कि हम लोग कुछ कर दें। तो इन दोनों को विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के घर पे नजर रखना होगा, खास करके आज रात को, क्योंकि चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जब रात को चीजें इंटरेस्टिंग होने ही वाली है तो रात पे ही चलते हैं। चलो भैया, रात हो गया है, एक डॉक एरिया का सीन आता है, वहां पे एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस के अंदर शर्मन बैठी हुई है एक वुडन क्रेट पे, और उसका हाथ जो है ना बंधा हुआ है पीछे ऐसे करके, ऐसे किस चीज से बंधा है? थिन स्पाइडर लाइक वेब से, स्पाइडरमैन जैसे बांध देता है ना, वैसा ही कुछ। अब वो स्पाइडरमैन जैसा ही पावर है, थोड़ा डीमनेस का, याद है ना, कुकून वुकून बना लेते हैं वो लोग। अब ट्रिसी ही बांधी होगी शर्मेन को, हम सब जानते हैं, एंड लिटरली वो शर्मेन को एक ट्रांसपेरेंट कुकून में इनकेस कर दिए काइंड ऑफ, जिससे शर्मेन बोल भी नहीं पा रही। इनफैक्ट यहाँ ट्रिसी होती भी है सामने, हाथ में एक डार्क कलर का फ्लेम ली होती है, काले तरह का, और ट्रिसी कहती है कि अब पता चल जाएगा ना कि वो जो तुम्हारा विस्काउंट है वो तुम्हें बचाने आता है कि नहीं, तुमसे कितना प्यार करता है, अभी पता चलेगा। ट्रिसी फ्लेम को शर्मेन के पेट पे डालती है, जो कि स्कैटर होता है उसमें, मतलब फ्लेम पूरा पेट के अंदर चला जाता है, ऐसा लगता है जैसे फ्लेम के अंदर अपना कोई इंटेलिजेंस हो, पेट में लिटरली ड्रिल किया। इससे शर्मेन को ऐसा कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन वो शॉक में जरूर थी। देन ट्रिसी गायब हो गई। नो, शर्मेन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, और तभी वेयर हाउस का डोर खुलता है और यहाँ आ चुके हैं विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड। यूजुअली वो अपनी व्हाइट विग पहने होते हैं, लेकिन अभी विग नहीं पहने हैं, हेयरलाइन दिख रहा है, बहुत पीछे जा चुका है, बहुत टेंस दिख रहे हैं अपने विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, स्वेट कर रहे हैं, और काउंटलेस थ्रेड्स जो है ना, मतलब उनके अंदर स्किन के अंदर जो है ना फ्लो कर रही है, ऐसा पता चल रहा है। तो स्ट्रैटफोर्ड देखते हैं कि शर्मेन उधर बंधी हुई है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक लाउड बैंग साउंड उन दोनों के बीच आता है। लिटरली शर्मेन और स्ट्रैटफोर्ड के बीच काइंड ऑफ एक इनविजिबल वॉल बन चुकी है, जिसको विस्काउंट अपने पार नहीं कर पाते। तभी ट्रिसी यहाँ आती है और कहती है, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड वेलकम, अगर आप शर्मेन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो मेरे एक सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। ट्रिसी अपना राइट हैंड रेस करके उसमें एक फ्लेम को भी कंज्योर कर चुकी है मित्रों। ऑफ कोर्स यहाँ ट्रिसी किसी तरह का हेक्स मारने वाली है, और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का चेहरा, हाथ, नेक और एक्सपोज स्किन इंस्टेंटली ट्रांसपेरेंट हो गया, और उनके अंदर ब्लड वेसल्स क्लियरली दिखने लगे। हर ब्लड वेसल के अंदर एक ब्लैक फ्लेम साइलेंटली बर्न कर रही थी और ब्लड के साथ फ्लो कर रही थी। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की आंखों में पेन इंस्टेंटली पीक पर पहुंच गया, लेकिन अगले ही मोमेंट उनका ये सब कुछ जो था वो सब गायब हो गया। उनका एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली कोल्ड हो गया और आंखों में एक मॉकिंग लुक आ गया कि हाँ, तुम मेरे को हेक्स कर रही थी, इसका तो मैं उपाय लेके आया था। ऐसा लग रहा था कि कर्स जो हुआ है वो उन पे नहीं बल्कि दूर खड़ी ट्रिसी पे ही लग गया हो, ट्रिसी का कर्स उस पे ही लग गया। लिटरली वेयर हाउस के कॉर्नर में जो ट्रिसी अपनी खड़ी थी वो अचानक ब्लैक फ्लेम्स में घिर गई। डेंस काउंटलेस स्पाइडर वेब्स अपीयर हुए, लेकिन वो फ्लेम्स उन्हें जला नहीं पा रही थी। पल भर में ट्रिसी भी शर्मेन की तरह एक ट्रांसपेरेंट ककून के अंदर सील हो गई। वो ना मूव कर सकती थी ना एस्केप। और तभी वेयर हाउस के काफी ऊपर एक वेंटिलेशन वेंट में एक फिगर अपीयर होती है। वो एक वुमेन थी जिसकी एज बताना मुश्किल था, सुंदर तो बहुत थी। वो एक सिंपल और सेक्रेड व्हाइट रोब पहनी हुई थी, और उसका ब्लैक हेयर और ब्लू आईज थे। उसके फेस स्वीट और ब्यूटीफुल था, जिससे एक इनडिस्क्राइबेबल चार्म फील हो रहा था। कौन है ये लेडी? कैटरीना पेले। याद है कि नहीं कौन है वो? नहीं याद है तो याद करो कौन है वो यहाँ आ चुकी है। इसी वक्त विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने अपने बॉडी पे हाथ डाला और वहां से एक इल्यूजरी डॉल खींचकर बाहर निकाला, जो थिक ब्लैक फ्लेम से कवर्ड थी। हाँ, ये किसी तरह का लगता है सील्ड आर्टिफैक्ट है, जिसकी मदद से कर्स आप पे जो मारेगा उसको ही लग जाएगा। इसी डॉल की मदद से बच पाया है अपना विस्काउंट। तैयारी के साथ आया था विस्काउंट, उसको पता था किससे डील करने वाला हूं मैं। फिर विस्काउंट शर्मेन की तरफ देखता है, फिर ट्रिशी को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि लाइफ से रिलेटेड मैटर्स में मैं कभी केयरलेस नहीं होता। उस फेलो साइक्स के मरने के बाद ही मुझे समझ आ गया था कि एक दिन मेरी भी बारी आएगी। मुझे पता था ट्रिशी तुम मुझे हंट कर रही हो, और इसका मतलब ऑब्वियस है कि कुछ और लोग भी तुम्हें हंट करना चाहते हैं। इसीलिए हम काफी पेशेंट रहे, तुम्हें डरा के भगा देने के फियर से। इसलिए हमने कुछ नहीं किया और आज तक वेट कर रहे थे। तुम्हें लग रहा था तुम मुझे शर्मेन से फंसा रही हो, मैं तुम्हें फंसा रहा था कि तुम भाग न जाओ डर के। अब तुम फंस गई हो। और ये जो शर्मेन है, जिसको लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। और हाँ, टेस्ट ऑफ डिमनेस इन दैट बैड। बढ़िया गिफ्ट था तुम्हारा, मजा आया। अबे साले, ये विस्काउंट तो एक नंबर का, समझ रहे हो, अव्वल दर्जे का निकल गया। समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? बोलूंगा नहीं, इट्स बैड। मतलब शर्मेन जो प्यार एक उसको चाहिए था वो भी खत्म। देखो कैसा इंसान निकल गया। और हाँ, विस्काउंट पे जो कर्स डाली थी ना ट्रिसी, वो हो सकता है उसके बच्चे के थ्रू ही डाली हो। याद है ना, उसके शर्मेन के पेट में कुछ ब्लैक फ्लेम डाली थी, क्योंकि कनेक्शन होता है, सेम ब्लड, तो उस तरह से डाली होगी ये कर्स। बट कर्स का भी वो काउंटर तो लेके ही आया था।
अब यहाँ और बहुत कुछ होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं मेगुर मैनर की तरफ, जहां पे 20 से भी ज्यादा गेस्ट आ चुके हैं और कल सबको हंटिंग जाना है। तो रात में सब सोने चले गए जल्दी की, सुबह सुबह हंटिंग जाएंगे। लेकिन क्लाइन बीच रात में उठता है। क्यों उठा क्लाइन? क्योंकि जो उसके यहाँ रह रहे थे अपने ब्रिगेडियर जनरल कोनस किलगॉर, वो भी उठ चुके थे और वो उड़ते हुए मैनर से बाहर गए और कहीं जाने लगे। अब क्लाइन एनी हाउ किलगॉर को पेलने ही वाला था, लेकिन ये किलगॉर खुद ही क्यों उठ गया और कहां जा रहा है? तो भाई पीछा किया जाए तो क्लाइन भी एक कॉकरोच को अपना मैरिनेट बनाया और पीछे करना शुरू किया किलगॉर का। तो किलगॉर यहाँ डिस्टेंस को डिस्टॉर्ट कर रहा था और पहुंच गया टुसो रिवर के किनारे पे, यानी कि साउथ बैंक पे। किलगॉर के टुसो रिवर के साउथ बैंक पर कदम रखते ही क्लाइन को अचानक एक बात याद आई। जब वो इंस जैंगविल और उसके साथियों वाले अंडरग्राउंड रूइन से एस्केप करके निकला था, अगर आपको याद हो तो वो बैकलैंड के नॉर्थ वेस्ट में कहीं अपीयर हुआ था, राइट? और वो जगह टुसो रिवर का साउथ बैंक ही था, मतलब मेगुर मैनर से काफी क्लोज था। तो क्लाइन को करना है पीछा, राइट? तो वो इनूनी से लोकेशन स्विच करता है, फिर एक सेंटीपीड से, और ऑफ कोर्स ड्वेन डांटिस के रूप में वो कहीं ना कहीं मैनर से अब 150 मीटर की दूरी पे आ चुका है। सेंटीपीड को मैरिनेट बना के उससे लोकेशन स्विच किया होगा। अब इतनी डिटेल में हर चीज बतानी होगी? अरे यार कुछ चीजें खुद समझ जाओ ना। क्लाइन का काम क्या है? ऑफ कोर्स वो किलगॉर को ट्रेल कर रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहा है, और हर बार वो यही काम कर रहा है। मतलब किसी को मैरिनेट बनाता है, ठीक है, चाहे वो रैट हो, स्नेक हो, स्पाइडर हो, फिश हो, मैरिनेट बना रहा है उनको, उनसे पोजीशन स्विच कर रहा है, लेकिन एक डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहा है किलगॉर से। अब आप बोलोगे कि क्लाइन अगर इतना दूर जा रहा है अपने मैनर से, और ध्यान रहे इनूनी उसके मैनर में ही है, तो इनूनी से उसका कनेक्शन कट नहीं हो जाएगा? कभी सोचा है अगर एक जो इंसान है उसका जो मैरिनेट है उसका कनेक्शन उससे कट हो जाए, मतलब रेंज से बाहर निकल जाए, तो होगा क्या? वेल, पहले तो शायद वो इंसान निपट जाता, लेकिन जब से क्लाइन अपना सीक्वेंस 4 बना है, ठीक है, तो 10 मिनट तक जो है ना कुछ नहीं होगा मैरिनेट के साथ। ना ही मैरिनेट उसके मतलब कंट्रोल से निकलेगा, ना ही खत्म होगा। क्लाइन के पास मौका रहेगा वापस आके फिर से अपने मैरिनेट को कंट्रोल कर ले। इन शॉर्ट, भले क्लाइन दूर चला जाएगा, फिर भी इनूनी खत्म नहीं हो जाएगा या कंट्रोल से बाहर नहीं होगा, रहेगा जैसा है वैसा ही। क्लाइन वापस से आके उसको पजेस कर सकता है, लेकिन 10 मिनट ही, उससे ज्यादा तो इनूनी समझ लो। कमिंग टू किलगॉर, वो डेंस फॉरेस्ट के थ्रू पास करता है, माउंटेन को क्लाइम करता है और एक एरिया में पहुंचा किलगॉर, और फिर मतलब आसपास में सर्च करने लगा कि कोई है तो नहीं ना। अब किलगॉर सर्च करेगा, भैया डेमीगॉड है, खोज ही लेगा क्लाइन को। तो क्लाइन तुरंत पोजीशन स्वैप करके उससे 3 किलोमीटर दूर चला गया। अब इस पॉइंट में क्लाइन सोच रहा होता है कि किंग ऑफ 5 सीज नास्ट जो है वो एक ऐसा फाइटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता था जो उसके लिए फेवरेबल हो। अब अचानक से नास्ट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि सेम सीक्वेंस पे सेम नहीं, मतलब सेम पाथवे पे अपना किलगॉर भी है ना। ब्लैक एम्पायर पाथवे का डेमीगॉड है, तो क्या ऐसे रीजन को किलगॉर भी डिमार्केट कर सकता है? क्या वो कुछ रूल्स को चेंज, बूस्ट और यूज करके ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है जहां उसका पीछा करने वाला इंसान मतलब एक्सपोज हो जाए और हाइड ना कर सके? ये काफी पॉसिबल है, और यही सब सोच के कहीं ना कहीं क्लाइन दूरी मेंटेन किया है, यानी 3 किलोमीटर भागा है। अब क्लाइन यहाँ एक कॉइन को फ्लिक करता है और आया हेड्स, यानी कि आगे एनोमली है, बहुत एक्सट्रीम डेंजर है। डिविनेशन किया है कॉइन वाला, जिससे ये पता चला। इसीलिए क्लाइन वहां से तुरंत थोड़ा और दूर जाता है, एक सिक्लूडेड स्पॉट पे पहुंचता है जहां वो गिरमिन स्पैरो का लुक लिया। देन वो ग्रे फॉग के ऊपर जाता है और कलवेटुआ वाला सी गॉड सेप्टर है ना, उठा लिया भैया वो, और एरिया को मॉनिटर करना शुरू किया। ध्यान रहे, इससे आप 5 नॉटिकल माइल तक का एरिया मॉनिटर कर सकते हैं। That is a good thing, right? दूसरी तरफ वेयर हाउस के अंदर क्या हो रहा है वो तो आपको पता ही है। ट्रिसी देख ली कि शर्मीन का जो प्यार था वो उसके सामने बेवफा हो गया मित्रों। और हाँ, ट्रिसी बाइंड भी हो गई थी, राइट? बाइंडिंग से निकल गई। कैसे? वेल, बाइंडिंग वाली जगह पे मिरर आ गया, यानी कि ट्रिसी मिरर के थ्रू खुद का इल्यूजन प्रोजेक्ट कर रही थी, जबकि खुद वहां नहीं थी, दूर थी। पता है ना, डीमनेस ये मिरर वाला कर सकती है काम। अब इस पॉइंट जो मिरर था वो वाइब्रेट करता है, ऐसा शेक होता है एज इफ टूट जाएगा। और मेसी रूम में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा था उसमें बेड, डेस्क और चेयर के फ्रेगमेंट्स ग्रेइश व्हाइट हो गए, उनकी लस्टर गायब हो गई, जैसे वो रॉक्स में बदल गए हों। ट्रिसी के सामने ब्राउनिश येलो फ्लोर भी ग्रेइश व्हाइट रॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया और सर्जिंग टाइडल वेव की तरह रूम में मौजूद अकेली ह्यूमन की तरफ रैपिडली स्प्रेड होने लगा। ट्रिसी ने रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं की, वो मुड़कर हाथ पीछे वेव करते हुए ओपन विंडो की तरफ लीप कर गई, भागी। मिड एयर में उसकी इनविजिबल स्पाइडर वेब सडनली अपीयर हो गई, वो डार्क हो गई और ग्रेइश व्हाइट कलर्स की तरफ स्प्रेड होने लगी। उसी वक्त डार्क और प्रोफाउंड फुल बॉडी जो मिरर थी उसके ऊपर एक के बाद एक क्रैक्स अपीयर होने लगे। इल्यूजरी शैटरिंग साउंड्स के बीच मिरर टूटकर कंप्लीटली वैनिश हो गया। लेकिन फुल बॉडी मिरर के कंप्लीटली वैनिश होने से पहले ही पेट्रीफाइड रूम के अंदर ग्रेइश व्हाइट कलर स्ट्रेंज तरीके से रिसीड होने लगे और धीरे धीरे एक फिगर का शेप लेने लगे। किसका शेप? ऑफ कोर्स डीमनेस ऑफ अनएजिंग कैटरीना कैफ नहीं, कैटरीना पेले, समझे बात को। उधर विस्काउंट जो है वो शर्मिन के पास जाता है और कहता है कि ट्रिसी मेरे से बदला लेने के लिए बहुत पेशेंट थी, लिटरली तुम्हारी जैसी एक नई डीमनेस को नर्चर कर रही थी, ग्रूम कर रही थी। अब शर्मिन तू मुझे बताएगी
कि ट्रिसी को मुझसे क्या चाहिए था। शर्मिन डरते हुए कहती है कि वो बस जानना चाहती थी कि तुम किस के प्रति लॉयल हो। अब शर्मिन यहाँ अपना एक पर्सनल सवाल भी पूछ लेती है कि तुम मेरे से प्यार का नाटक कर रहे थे विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, हाँ? तुम्हारी जो इतनी सारी प्रॉमिसेस थी वो सब झूठ थी। और इस पे स्ट्रैटफोर्ड वाज लाइक, तुम्हारे इतना बेवकूफ डीमोनिस मैंने आज तक नहीं देखा। यूजुअली डीमोनिस तेज होती है, तुम बेवकूफ हो। और भैया शर्मिन का दिल तो टूट ही चुका था, ये बात सुन के तो दिमाग भी टूट गया उसका। अब वहीं वेयरहाउस के बाहर हमारी शाओ और फोर्स भी है मित्रों। जी हाँ, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को लोग टेल कर रही थी, राइट? करते करते इधर पहुंच गई। अब इन दोनों का एक्शन लेने का कोई मतलब ये नहीं है, प्लान नहीं है, ये लोग बस देख रही हैं चीजें। लेकिन उसी वक्त उनके सामने रैम्ड अर्थ पर एक पिच ब्लैक फ्लेम इग्नाइट हुई। अजीब फ्लेम्स रैपिडली स्प्रेड हुई, ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज रहते हुए आगे बढ़ने लगी। फिर जो फ्लेम था वो लियोनेज में एक लाइन क्रिएट करता है। मतलब जो लाइन लिखा था कुछ ऐसा था, इंग्लिश में बताता हूं, दिस इज द चांस यू हैव बीन लॉन्चिंग फॉर, यानी कि यही तुम्हें मौका चाहिए था ना, मिल रहा है मौका। अब शाओ और फोर्स दोनों एक दूसरे को देखने लगी, समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब इस पे कहा क्या जाए और ये किया कौन। और फोर्स भी रह नहीं पाई, पूछती है कि अब हम करें तो करें क्या। देखो यहाँ क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। काइंड ऑफ शाओ एंड फोर्स को डिस्कवर कर लिया गया है। मतलब कौन किया डिस्कवर, ये आप खुद से दिमाग लगा लो। ट्रिसी क्या, सोचो ब्लैक फ्लेम था, समझ जाओ है कि नहीं। तो अब डिस्कवर कर लिया गया है, यानी कि इनके बारे में पहले से ही पता होगा उसको, और शायद पहले से ही प्लान किया गया था कि शाओ एंड फोर्स इस जगह पे पहुंचे, एटलीस्ट शाओ इफ नॉट फोर्स। तो यहाँ डबल गेम हुआ। शाओ एंड फोर्स सोच रही थी कि हम टेल करके आ रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ बुलवाया गया है प्लान के तहत। और यहाँ जो लाइन लिखाया था कि यही मौका है, ले ले मौका, इसका मतलब शाओ को कहा जा रहा है कि स्ट्रैटफोर्ड उसको निपटाने का यही मौका है, शाओ इस मौके को ले लो। अब शाओ एक्साइटेड है, लेकिन फोर्स कहती है एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे कोई भी खतरा हो सकता है, कितना भी लेवल का हो सकता है, वी मस्ट लीव, हम लोग को नहीं लेना चाहिए ऐसा। शाओ अपना बदला लेना चाहती है, शर्मेन को भी बचाना चाहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स इन लोगों को आइडिया है कि अंदर शर्मेन है। और अगर ये दोनों यहाँ से भाग जाती हैं तो जो भी मैसेज भेजी थी, ये समझ जाओ कौन भेजी ये मैसेज, तो उसकी भी डिसअपॉइंट, वो भी अनहैप्पी होगी ना, डिसअपॉइंट होगी ना, क्योंकि शी वाज एक्सपेक्टिंग कि शाओ एंड फोर्स कुछ करे। तो ऐसे में फोर्स वाज लाइक ऐसा करते हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में स्केप करेंगे और उस पर्सन को फोर्स करेंगे कि वो हम दोनों में से किसी एक को चूज करे। जो भी सक्सेसफुली इस एरिया से बाहर निकल जाएगा वो तुरंत कमोशन क्रिएट करके ऑफिशियल बियॉन्डर्स को अट्रैक्ट करेगा। बट द पॉइंट इज कि ये लोग यहीं पे कमोशंस क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि इस कमोशन को जो कि यहाँ क्रिएट किया जाएगा उसको जरूर रोक दिया जाएगा या फिर फॉइल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब चल रहा है ना कुछ कांड, वो लोग रोकेंगे इस चीज को। एंड काइंड ऑफ मेक्स सेंस, राइट? ठीक है, तो और डिले नहीं करते, इस प्लान को अप्लाई करते हैं। तो शाओ एंड फोर्स इस प्लान को लगाती हैं और शाओ यहाँ अपनी ट्रांसपेरेंट ऑलमोस्ट इनविजिबल एक ट्रायंगुलर ब्लेड को भी निकाल लेती है, रेडी रखती है। एंड शाओ एक डायरेक्शन में भागती है, शैडोज में, मतलब बीच हार्बर से बाहर भागने की कोशिश एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और फोर्स एक दूसरे डायरेक्शन में भाग रही है। अब शाओ के पास एक ट्रायंगुलर ब्लेड है, राइट? ऑफ कोर्स ये एक मिस्टिकल आइटम है जो वो मैम अर्मिट के थ्रू 500 पाउंड देकर आर्टिशन से एंशिएंट रैथ की पाउडर और रेमिनेंट स्पिरिचुअलिटी से फोर्ज करवाई थी। इसका नाम है विंट्री ब्लेड। इस वेपन से किसी को भी हिट किया जाए, चाहे सिर्फ हल्का सा टच ही क्यों ना हो, तो वो कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। उनके थॉट्स तक कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं, जैसे कोई रैत उन्हें पजेस कर रहा हो। साथ ही बैटल जितनी देर चलती, विंट्री ब्लेड के एनिमीज के थॉट्स ग्रेजुअली स्लगिश होते जाते और उनके एक्शंस रिजिड और डल होते जाते, चाहे उन्होंने ट्रायंगुलर ब्लेड को टच भी ना किया हो। अब विंट्री ब्लेड का जो नेगेटिव इफेक्ट था वो ज्यादा टेरिफाइंग नहीं था। बेसिकली एक ही नेगेटिव इफेक्ट है कि विल्डर का जो बॉडी है ना, उसका टेम्परेचर स्लोली गिरता रहेगा, पता नहीं चलेगा, और कब गिरते गिरते आप अनडेड बन जाओगे समझ भी नहीं आएगा। इनफैक्ट एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करने के बाद ये प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। इसलिए शाओ रिसेंटली ज्यादातर जॉगिंग करती थी या बाइसाइकिल बहुत फास्ट चलाती थी, ताकि बॉडी में हीट जनरेटेड रहे, टेम्परेचर ना गिर जाए। अब बोलोगे कितने देर में ये सब इफेक्ट हो जाता है? यूजुअली 3 घंटे में, लेकिन आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत एक्टिव रहे हो, तो 4 घंटे तक आप इसको सेफली रख सकते हो अपने पास। उसके बाद इरिवर्सिबल डैमेज, बन जाओगे अनडेड। कमिंग बैक टू द फाइट, कुछ डिस्टेंस भागने के बाद शाओ ने मुड़कर देखा और रियलाइज किया कि फोर्स ऑलरेडी एक वॉल के थ्रू पास करके वहां से निकल चुकी थी। जहां दोनों हाइड कर रहे थे वहां वो गायब हो चुकी थी। 2 सेकंड्स तक शाओ उसे देखती रही, फिर मतलब अचानक मुड़कर डायरेक्शन चेंज कर दी। वो सीधा वेयरहाउस की तरफ चली गई। जल्द ही वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच गई, लेकिन तुरंत अंदर जाने की कोशिश नहीं की। उसने ऊपर देखा और एरिया ऑब्जर्व किया, जैसे कोई और पैसेजवे ढूंढ रही हो जो अंदर मौजूद लोगों के लिए कम नोटिसेबल हो। उसी वक्त उसकी शार्प सेंसेस ने उसे हेड टर्न करने के लिए मजबूर किया और वॉल के कॉर्नर पे पास एक फिगर अपीयर हुई। कौन? फोर्स। अरे यार फोर्स, तुम्हें भी जाना था ना यहाँ से। दोनों प्लान किए भागेंगे, भाग दोनों ने रहे, दोनों पहुंच गए वेयरहाउस के पास। लगता है इन लोग का लड़ाई करने का ही मन है। दोनों एक दूसरे को बोलती हुई कि अरे तुम भाग रही थी ना, तुम भी तो भाग रही थी। दोनों भागी नहीं, दोनों इधर ही रह गई। ठीक है, अब जब इतना है तो चलो देखते हैं, फाइट शुरू ही किया जाए। वैसे शाओ यहाँ फोर्स को कहती रहती है कि तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं थी, बट फोर्स वाज लाइक मैं जानती हूँ तुम शर्मिन को नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए मैं भी नहीं गई। फाइट होगा तो मेरी हेल्प चाहिए होगी तुम्हें, तो
चलो फाइट ही करते हैं। तो हाँ, फोर्स ने तुरंत लेमानोस ट्रैवल खोला और अपनी फ्रेंड पर बियॉन्डर पावर अप्लाई की। फिर स्पेल बुक बंद करके उसने एक हाथ से शाओ के शोल्डर्स को पकड़ा और दूसरा हाथ दोबारा वॉल पे रख दिया। शाओ डोर ओपनिंग का वेट कर रही थी, लेकिन उसने रियलाइज किया कि फोर्स ने तुरंत पावर यूज नहीं की। फोर्स ने एक डीप ब्रेथ ली और क्विकली कहा, अंदर जाने के बाद हम हाइड करके ऑब्जर्व करेंगे। अगर कंफर्म हो गया कि कुछ करने का चांस है तब एक्शन लेंगे, वरना अगेन रिट्रीट इसलिए क्योंकि अगर नहीं लड़ सकते, आपके औकात से बाहर के लोग हैं, तो भैया समझ रहे हो ना, फिर वहां पे शर्मेन के साथ थोड़ी तुम्हें खत्म होना है। बच जाएंगे तो शर्मेन का बाद में ये क्या कहते हैं, बदला भी ले लेंगे। तो हाँ, फोर्स यहाँ इल्यूजरी डोर ओपन करती है और शाओ के साथ वॉल के थ्रू पास होकर वुडन क्रेट्स की एक रो के पीछे पहुंच गई। ऐसे ऑपरेशंस में अब फोर्स मतलब बेवकूफ नहीं रही थी, ठीक है। वो तुरंत इंस्टिंक्टिवली क्राउच करती है और लेमानोस ट्रैवल निकाल के एक पर्टिकुलर पेज खोल देती है। शाओ भी यहाँ डायरेक्टली रश नहीं की, वो झुककर क्रेट्स के बीच से गैप के बाहर देखने लगी। नाउ शर्मेन एक वुडन क्रेट पे बैठी थी और उसके फेस पर एंगर का कोई साइन नहीं था। उसके सामने विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड खड़ा था। रॉयल गार्ड्स का ये कैप्टन अपना कॉलर टाइट कर रहा था और एरिया को सर्वे कर रहा था जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। स्ट्रैटफोर्ड यहाँ कहते भी रहता है शर्मेन से कि अनफॉर्चुनेटली तुम सिर्फ एक डीमनेस हो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बिना किसी पेन के मरने नहीं दूंगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, बिना किसी पेन के मारूंगा, मतलब चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन करूंगा। लिटरली वो कह रहा था कि मैं तुम्हें प्यूरिफाई ही कर दूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी इनर पॉकेट से एक आइटम निकाला। नाउ शाओ ने इंटरोगेटर पोशन से इनहैंस्ड विजन का यूज किया और आइटम को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया। वो एक ब्रोंज कवर्ड क्रॉस एक्सेसरी था। उसमें कुछ शार्प जैगेड प्रोट्रूजन्स थे, जैसे कभी किसी को उस पर इंपेल किया गया हो। समझ रहे हो बात? उसका स्टाइल और कैरेक्टरिस्टिक फिफ्थ एपॉक के नदर्न कॉन्टिनेंट के किसी भी नोन आइटम से मैच नहीं करता था। मतलब इस क्रॉस से एक एंशिएंट फीलिंग आ रही थी। अब विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड अपना डायलॉग बाजी कर रहा है कि तुम्हें पता है रेजिस्टेंस फ्यूटाइल है, रेजिस्ट मत करो, अपने फेट को एक्सेप्ट करो। उसने ब्रोंज क्रॉस को पकड़ने वाली उंगलियों में से एक को उसके स्पाइक पर प्रेस किया। तुरंत उससे खून बाहर निकला और स्पाइक ने उस खून को ऑब्जर्व किया। ब्लड ऑब्जेक्ट के अंदर सीप करता चला गया। क्रॉस की सरफेस पे मौजूद मॉटल्ड ब्रॉन्ज डिसइंटीग्रेट होने लगा और उसके नीचे एक कॉर्पोरियल फॉर्म अपीयर हुई जो एक ब्लॉब ऑफ लाइट थी। सिर्फ 1-2 सेकंड्स में विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के हाथ में मौजूद आइटम एक रेस्प्लेंडेंट क्रॉस में ट्रांसफॉर्म हो गया। उससे एक प्योर और फ्लॉलेस ग्लो निकली जो सराउंडिंग्स को एबनॉर्मली ब्राइट लाइट से इल्यूमिनेट करने लगा। वुडन क्रेट्स की शैडोज रैपिडली रिसीड होने लगी और वॉल्स पे मौजूद डार्क पैचेस वाटर की तरह इवापोरेट हो गए। शर्मन के पास ओरिजिनली ट्रिसी की स्पाइडर वेब्स भी फ्लोट करते हुए ऊपर उठ गए। वो फायर में स्ट्रगल करने लगे और सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही मेल्ट भी हो गए। लाइट जो यहाँ पे थी वो बहुत ब्राइट होती गई, लेकिन ब्लाइंडिंग नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत ब्राइट, जैसे मेरी ये वाली लाइट है पड़ रही है, ठीक है। आंख चौंधिया नहीं रही, लेकिन ब्राइट बहुत है। शर्मन की बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स के साथ क्रिस्टलाइन आइज भी बर्स्ट आउट हुई। वो डिम और ट्रांसपेरेंट होती गई और आखिरकार लाइट के अंदर कंप्लीटली वैनिश हो गई। अब रेस्प्लेंडेंट क्रॉस के रेंज के अंदर इविल या एबनॉर्मलिटीज का एक भी ट्रेस नहीं बचा था। डार्कनेस का 1 इंच भी प्रेजेंट नहीं था मित्रों। समझ जाओ कितना पावरफुल था ये क्रॉस। अब शर्मेन का एक्सप्रेशन स्लोली डिस्टॉर्ट होता देखकर शाओ ने फोर्स की तरफ देखा। वो क्लियरली रेस्प्लेंडेंट क्रॉस का टेरर को फील कर सकती थी और शर्मेन को सेव करने के डिसीजन को लेकर उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगा था। भागना ही पड़ेगा लगता है। फोर्स भी सब कुछ नोटिस कर ली थी, इसलिए वो लेमानोस ट्रैवल की तरफ पॉइंट करती है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर उठाती है और शाओ के ईयर्स के पास विस्पर करती है कि हमें सिर्फ एक चांस है हमारे पास, ठीक है, उसी को लेना होगा। मैं तुम्हारे लिए वो चांस क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ या तुम उस चांस को डेफिनेटली सीज नहीं कर सकती तो तुम गिव अप कर देना, ठीक है। हम दोनों यहां से भाग जाएंगे, लेकिन मैं एक चांस क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, फोर्स यहाँ लेमानोस ट्रैवल के एक येलो पेज पर आती है और इस पेज पे बहुत ही अजीब सा सिंबल था। देख के लग रहा था कि गस्ट ऑफ विंड है ना, उस तरह की कुछ फीलिंग आ रही है। क्या था ये? वेल, सेलर पाथवे की डेमीगॉड पावर हरिकेन। पता है ना, लेमानोस ट्रैवल में पावर स्टोर करके रखते हैं, यूज होगा हरिकेन। बस हरिकेन का पावर यूज हुआ और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के पैर के नीचे ही हरिकेन आ गया, उड़ा दिया भैया विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को एकदम हवा में। ऐसा उठाया कि वेयरहाउस की सीलिंग पे धड़ाम से उसको एकदम जोर से चोट लगता है, ठीक है। एंड मतलब विस्काउंट हरिकेन, मतलब जो है विस्काउंट हरिकेन, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड जो है इतना पावरफुल है तो अपने आप को बचा पाया। नॉर्मल कोई इंसान होता तो पार्ट हो जाता, पुर्जा। और विस्काउंट को इतना जोर से लगा स्ट्रैटफोर्ड को कि भैया ऑलमोस्ट वो बेहोश होने के कगार पे आ गया। उसको भी समझ नहीं आया अचानक से डेमीगॉड लेवल पावर यहाँ आई कैसे। उसके हाथ से रेस्प्लेंडेंट क्रॉस भी छूट गया और हवा में फ्लाई कर गया। जैसे ही उसकी उंगली पर ब्लड का वो टाइनी ट्रेस स्पाइक से अलग हुआ, मॉटल ब्रॉन्ज एक बार फिर क्रॉस की सरफेस पे स्प्रेड हो गया और क्रॉस फिर से नॉर्मल हो गया। ऑफ कोर्स नॉर्मल हुआ क्रॉस तो जो फ्लॉलेस लाइट यहाँ आ गई थी मेरे लाइट जैसी, वो भी कहीं ना कहीं वैनिश हो गई। ये देखते ही शाओ बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं की। वो अपनी हाइडिंग स्पॉट से रश करके बाहर निकली और उसकी आंखों में पहले विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का फिगर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर 2 ब्लाइंडिंग लाइट्स बोल्ट फ्लैश हुए। क्यों?
साइकिक पियर्सिंग। जी हाँ, अपना स्ट्रैटफोर्ड भले ही डिसिप्लिनरी पैलाडिन वाला पावरफुल बॉडी की मदद से बच गया हो हरिकेन से, लेकिन साइकिक पियर्सिंग तो लगेगा ना, सर में दर्द तो होगा ना। और स्ट्रैटफोर्ड यहाँ सोच रहा है कि मुझे उम्मीद नहीं था ट्रिसी के साथ यहाँ हेल्पर्स होंगे, मतलब एकदम एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैं तो पिट रहा हूँ इधर। तो हाँ, वो गिरा, और जैसे ही गिरा, जब तक अपने आप को संभाल पाता साइकिक पियर्सिंग से, तब तक तो शाओ उसके बगल से निकली और अपना जो ट्रायंगुलर ब्लेड था खचाक ब्लेड मारी। अब ब्लेड मारने से क्या होता है, आदमी फ्रीज हो जाता है। फ्रीज हो गया बंदा, और फ्रीज जैसे ही हुआ, शाओ उधर से फोर्स उधर से अपना एक और पावर यूज करती है, एबिस के चेन का पावर, जिससे उसका मुंह बंद कर दी कि बंदा ये कुछ बोल के कुछ यहाँ रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। एबिस चेन का जो पावर है हम सब जानते हैं कि मून पाथवे के मिड सीक्वेंस का पावर है। इसको कौन रिकॉर्ड किया होगा? अपना मिस्टर मून। और कौन? ये लेमानोस ट्रैवल काम की चीज है, धड़ाधड़ नए नए पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। इसी वक्त विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने अचानक अपनी प्रीवियस स्ट्रेंथ से भी ज्यादा पावरफुल फोर्स अनलीश की और शैडो चेन्स को टीयर अपार्ट कर दिया। उसने अपने मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने वाली बाइंडिंग्स को ही पनिशमेंट का टारगेट बना दिया था। लेकिन अब तक शाओ हाई स्पीड ट्रेन की तरह उसके सामने पहुंच चुकी थी। उसने ट्रांसपेरेंट ट्रायंगुलर ब्लेड को सीधा आगे खींचा, सीधा विंटरी ब्लेड उसके पेट में, समझ रहे हो बात? समझ जाओ। और ब्लेड के लगने से विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का जो बॉडी था वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं स्टिफ हो गया। उसकी आंखें ब्लैंक हो गई, जैसे वो एक आइस स्कल्पचर में ट्रांसफॉर्म हो गया हो। अब शाओ इसी का मौका उठा के कान के नीचे 2 पंच भी मारी धड़ाधड़, और इससे भैया हो गया वो बेहोश। देन शाओ बढ़ती है शर्मेन की तरफ। वहीं फोर्स एक बार फिर से लेमानोस ट्रैवल के पेजेस को फ्लिप करती है और दूसरी बियॉन्डर पावर का यूज करके विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की बॉडी पर रिस्ट्रिक्शंस की एक और लेयर लगा देती है। फिर शाओ सामने आती है, मतलब क्रेट्स के पीछे से निकलती है, और वो जो एंशिएंट ब्रोंज क्रॉस था ना उसके पास गई। जो सीन उसने देखा था उससे उसे लगा कि ये डेमीगॉड लेवल का आइटम हो सकता है। ठीक है, ऑफिशियल बियॉन्डर की टर्मिनोलॉजी में ये ग्रेड 1 का तो सील्ड आर्टिफैक्ट था, और क्योंकि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड इसे कैरी करके यूज कर रहा था, तो फोर्स का मानना था कि क्रॉस के नेगेटिव इफेक्ट्स डायरेक्टली उस पर अप्लाई नहीं होते, इसलिए वो इसे पिकअप करने की कोशिश कर सकती थी। ऑफ कोर्स फॉर्मर एस्ट्रोलॉजर होने की वजह से फोर्स ने चलते चलते प्योर क्रिस्टल बॉल निकाला और क्विकली डिविनेशन कर ली, एंड पता चला कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठा सकती हूँ। इसी वक्त शाओ ऑलरेडी शर्मेन के सामने पहुंच चुकी थी। अपनी फ्रेंड को इतना ब्यूटीफुल होते देखकर वो मोमेंट के लिए समझ नहीं पाई कि क्या कहें, लेकिन उसकी नजर में शर्मेन की कंडीशन एक्सट्रीमली बैड थी। इस डिमेंस के हेयर हवा में फ्लोट कर रहे थे और हर स्ट्रैंड थिक होता जा रहा था, जैसे वो टाइनी स्नेक्स बन रहे हो। इन टाइनी स्नेक्स के एंड पर कहीं आईज थी और कहीं माउथ्स, जो उन्हें एक्सट्रीमली बिजार और टेरिफाइंग बना रहे थे। शर्मेन के फेस पे स्किन के अंदर से ब्लैक पेंट जैसा मिस्टीरियस पैटर्न स्प्रेड होने लगा था और रैपिडली पूरे बॉडी में फैल रहा था। अब जैसे ही शर्मेन शाओ को देखती है तो थोड़ा सा खुश होती है, जिससे काइंड ऑफ उसकी स्पिरिट थोड़ी सी रिकवर हुई, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन और पेन भी था। वो शाओ से कहते हुए कि मुझे बहुत पेन हो रहा है शाओ, कुछ करो। अब शाओ की जो विजन थी वो इंस्टेंटली ब्लर हो गई। देखो, मिस्टीरियस वर्ल्ड की जनरल नॉलेज हम सबको हो गई है, शाओ को भी थी, एंड शाओ समझ रही थी ना कि अब इसका जो है ना कंट्रोल लूज हो रहा है शर्मेन का। शाओ के हिसाब से ये चीज इरिवर्सिबल था और सिचुएशन सिर्फ और वर्स ही होने वाली थी। अपने मिस्टर फूड रहते तो शायद संभाल लेते, लेकिन शाओ के बस की बात तो ये नहीं है। इनफैक्ट शर्मेन को भी अपनी कंडीशन का एहसास था कि अब मेरा टाटा बाय बाय का समय आ चुका है, लूजिंग कंट्रोल हो रहा है। उसने जोर जोर से सांस लेते हुए एक वीक स्माइल दी और डिफिकल्टी से कहा कि मुझे मार दो, मैंने बहुत ज्यादा अनस्पीकेबल सिंस किए हैं, मैंने मतलब वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए, और जो मेरे को चाहिए था वो भी मैं हासिल कर चुका हूं या कर चुकी हूं। बेसिकली शर्मन को शर्मेन ही बनना था ना, तो वो बन गई। वो अलग बात है उसको प्यार नहीं मिला। अब शाओ भी इमोशनल हो गई कि हाँ, शर्मन को एक ही चीज चाहिए था कि वो औरत बन जाए, प्यार मिल जाए। औरत तो बन गई लेकिन प्यार उसको कभी नहीं मिला, मिला भी तो धोखा। अब शाओ भले ही इमोशनल है, भले ही वो रो रही है, लेकिन कंट्रोल लूज हो रहा है, उसको निकाल मतलब संभालना है, राइट? तो वो अपना एक बैकअप वेपन निकालती है, एक ऑर्डिनरी रिवॉल्वर, और शर्मेन के सर पे मारी नहीं, पहले रुकी। शर्मेन मुस्कुराई, मतलब देखी शाओ को, एंड शाओ से कहती है कि मुझे एक बार बस मुझे शर्मेन कह के बुलाओ, शर्मन नहीं शर्मेन, इसलिए मैं उसे शर्मेन ही बोल रहा हूँ। और शाओ भी रोते हुए उसको एक बार शर्मेन कहती है, और फिर था खत्म, क्योंकि कंट्रोल लूज हो जाएगा, मुश्किल है, उससे पहले ही खत्म कर दी शर्मेन को। तो शर्मेन का द एंड यहीं पे। अब फोर्स भी दूर से ये सब देख रही थी, उसको भी बुरा फील हुआ, लेकिन फोर्स का उससे ज्यादा ध्यान है उस क्रॉस पे। तो जैसे ही वो क्रॉस को उठाने के लिए अपनी फिंगर्स बढ़ाई और फिंगर्स क्रॉस से टच हुई, उसे ऐसा लगा जैसे उसने फायर को टच कर ली हो। क्रॉस इतना हॉट और स्कैल्डिंग था जैसे सोल तक बर्न कर देगा आपका। फोर्स भी अपना इंस्टिंक्टिवली हाथ पीछे की, जैसे नहीं कभी गर्म बर्तन पे हाथ लगता था उई ऐसे करके पीछे करते हो ना, वैसे उई करके फोर्स अपना हाथ पीछे की। एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड तो इस क्रॉस को आराम से यूज कर रहा था, उसका तो हाथ जल नहीं रहा था। फिर फोर्स के साथ ऐसा क्यों हुआ? फोर्स यहाँ क्रॉस को किक करती है और शाओ की तरफ भेज देती है। मतलब ट्राई करके देखो तुम भी, तुम्हारा भी हाथ जल रहा है क्या? साथ ही इन दोनों को यहाँ से भागना भी होगा तुरंत, इससे पहले कि मुसीबत और बढ़ जाए। कैसे मुसीबत बढ़ेगी? अरे ऑफिशियल बियॉन्डर्स भी तो यहाँ आते होंगे, इतना कमोशन हो रहा है इधर, ठीक है? लिटरली एक हरिकेन आ गया था डेमिगॉड लेवल का। हाँ, शाओ जो कि रो रही थी वो क्रॉस को उठा लेती है, उसको कुछ नहीं हुआ,
उसको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ और समझ नहीं पा रही है ऐसा क्यों है। चलो इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले शाओ विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के पास जाती है और कॉशियसली सराउंडिंग्स को चेक करती है। वहीं शाओ ब्रॉन्ज क्रॉस को ले लिए, साथ ही शर्मेन की जो लाश है उसको भी उठा ली है और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के पास वापस आती है। अब इतना फोर्स को समझ में आ गया था कि वो जो क्रॉस थी वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर वो उतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको हंट करने भी लोग आएंगे, प्लस ऑफिशियल बियॉन्डर्स भी आ रहे हैं। ये लोग एक सिचुएशन में फंस गए हैं, तो क्या किया जाए? जब भी सिचुएशन में फंसो, नील डाउन करो, मिस्टर फूल का ऑनरिफिक नेम को चैंट करना शुरू कर दो फोर्स, करो ना, चैंट करो। हाँ, कर दी चैंट, क्योंकि इस ब्रोंज क्रॉस के पीछे तो रॉयल फैमिली परसूट कर सकती है कि नहीं, ऐसा फोर्स को लग रहा था। तो ये जो है ना क्रॉस मिस्टर फूल को दे दिया जाए, वो अपना देखेंगे, अपना समझेंगे, भैया हम बच जाएंगे, हम तक मतलब ट्रेसिंग नहीं होगा। तो हाँ, फोर्स फूल को प्रे कर चुकी है, आइटम को सैक्रिफाइस करना चाहती है और लगभग उसी वक्त उसने एक होली एंजल देखा जिसके 12 पेयर्स ऑफ फियर्सी विंग थे, फायरी विंग, सॉरी नॉट फियर्स। एंजल से एक फैंटम प्रोजेक्ट हुआ और स्काई से डिसेंड करते हुए फ्लेमिंग विंग्स की मल्टीपल लेयर्स में फोर्स और शाओ को रैप कर दिया। तो अब आप पे डिविनेशन तो नहीं होगा, पता है ना मिस्टर फूल का ये एंजल जो है विंग वाला खेल, वो तो आपको पता ही है। और क्रॉस को भी सरेंडर कर ही दिया जाए। अब ये कंप्लीट होते ही फोर्स कुछ कहने वाली थी कि उसका बॉडी सडनली ट्रेम्बल कर गया। वॉइड से एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ हॉरर और इविल स्प्रेड होता हुआ फील हुआ। उसकी आईज फोकस हो गई, बिना हेजिटेशन के वो क्राउच हुई, दोनों हाथ आगे बढ़ाई और शाओ और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के काल्फ को पकड़ ली। उसी वक्त उसके ब्रेसलेट पे मौजूद फाइनल डार्क ग्रीन स्टोन जिसमें बर्न मार्क्स थे, वो ब्लू और इल्यूजरी लाइट इमिट करने लगे। पल भर में फोर्स, शाओ, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड और शर्मेन के बॉडीज ट्रांसपेरेंट हो गए और वहीं से वैनिश हो गए। कुछ सेकंड्स के बाद वो डॉक एरिया से निकलकर आती है, सेंट जॉर्ज बोरो के आउटस्कर्ट्स में कहीं तो अपीयर होती है। इस प्रोसेस के दौरान फोर्स ने स्क्राइब की अपनी बियॉन्ड पावर का यूज करके ट्रैवलिंग को रिकॉर्ड भी किया था। सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करने के बाद और कंफर्म करने के बाद कि फॉरेस्ट में उनके आसपास कोई नहीं था, फोर्स ने शाओ और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को रिलीज किया और सीधी खड़ी हो गई। वहां फोर्स शाओ को लेकर, साथ ही विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड और शर्मेन की बॉडी को लेकर सबको वहां से निकल चुकी है। डेंजर खत्म हो चुका है, प्लस एंजल का एम्ब्रेस मिल चुका है, हग मिल गया है एंजल से, तो ये डिविनेशन भी नहीं होगा। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल नाउ। और जो पर्सन इनके लिए मैसेज छोड़ा था वो ब्लैक फ्लेम लगा के वो भी इन पे लॉक नहीं कर पाएगा। किसने मैसेज छोड़ा था आपको पता ही होगा, कमेंट्स में बता दो। तो हाँ, फाइनली फोर्स ने रिलीफ की सांस ली और लिंगरिंग फियर के साथ कहा कि जो पर्सन एंड में हम पर डिसेंड हुआ था वो डेफिनेटली कोई सेंट था, कोई तो इनके करीब आया था जहां से फोर्स भागी थी, तभी वो अजीब अजीब चीजें होने लग गई थी एंड सेंट लेवल का पर्सन था। थैंकफुली ये लोग टाइम पे स्किप कर गए, भागने में तेज है फोर्स, मानना पड़ेगा। अब शाओ कहती है कि देखो, जो भी पर्सन था जो हमें मैसेज दिया था या दी थी वो शर्मेन के साथ होगी, राइट? पहले तो वो हमको भी मॉनिटर कर रही होगी, तो उसको ये भी पता होगा कि हम कहाँ रहते हैं, तो हमारे लिए वापस अपने पुराने घर पे जाना सेफ नहीं है। मतलब अब घर चेंज करना होगा। अरे बियॉन्ड होने का यही एक प्रॉब्लम है, घर बड़ा चेंज करना पड़ता है। ये सब बात करने के बाद फोर्स की नजर अनकॉन्शियस विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड पे गई और क्योंकि वो अनकॉन्शियस है तो शाओ उसे इंटरोगेट कर सकती है, राइट? अभी भी होश में आ जाएगा, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। चलो भैया जल्दी से कर लो इंटरोगेशन। तो फोर्स यहाँ लेमानोस ट्रेवल शाओ को दे देती है और कहती है कि इसमें टेलीपैथी है और इसे कैंडल लाइट के साथ यूज किया जा सकता है। पहले सिंपल और अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करना ताकि उसकी रेजिस्टेंस ग्रेजुअली लो हो। हाँ, शाओ भी ये स्पेल बुक लेती है लेकिन उसकी रिस्ट ट्रेम्बल करने लगी और वो लेमानोस ट्रेवल को होल्ड नहीं कर पाए। इनफैक्ट ब्रोंज नोटबुक उसके हाथ से जमीन पे गिर गई। मतलब इट्स लाइक फायर, आग की तरह उसको लगा ये क्या हो रहा है, कोई कुछ पकड़ पा रहा है, कोई कुछ पकड़ नहीं पा रहा है, ये किस तरह का खेल चल रहा है। अब फोर्स को भी पहले सेम एक्सपीरियंस हुआ था, राइट? तो फोर्स कहती है कि एक सेकंड, एक काम करो, पहले वो क्रॉस को हटा दो फिर ट्राई करो। तो शाओ उसकी सजेशन फॉलो करती है, क्रॉस जो शाओ के पास था उसको हटा देती है, फिर लेमानोस ट्रेवल उठाती है तो कुछ नहीं हुआ। अब समझे मित्रों, ये जो क्रॉस है वो एक्चुअली में किसी दूसरे मिस्टिकल आइटम के साथ वर्क ही नहीं करता। मतलब अगर आप क्रॉस को पकड़े हुए हो तो आप किसी और मिस्टिकल आइटम को साथ में होल्ड नहीं कर सकते, आग जलाता है। इसलिए फोर्स के हाथ में भी जलन हुई थी और शाओ को नहीं हुई। अब शाओ बोलती है इस प्रॉब्लम को जो है ना हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे कि क्यों ऐसा ये क्रॉस कर रहा है, क्या इसकी ये प्रॉपर्टी है, बाद में सोचेंगे, पहले जो काम है वो कंप्लीट किया जाए, है कि नहीं? उसने क्विकली एक कैंडल लाइट की, फिर विंट्री ब्लेड निकाली और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के स्टिफ और डेज स्टेट को रिमूव कर दिया। रॉयल गार्ड्स का कैप्टन ग्रेजुअली होश में आया। शाओ ने नोटबुक के करस्पॉन्डिंग पेज एक्टिवेट किया और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड इंस्टेंटली कंफ्यूजन में चला गया और उसकी आईज में सिर्फ फेंट कैंडल लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। देन शाओ से पूछती है, चल अब बता, शर्मेन ने तुम्हारे पास आने की कोशिश क्यों की थी? विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड जवाब देता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि मैं किसके लिए लॉयल हूं। ठीक है, तो तुम एक्चुअली किसके लिए लॉयल हो, यही बता दो। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने स्लोली जवाब दिया कि हिज मैजेस्टी के लिए, ऑफ कोर्स हिज मैजेस्टी के लिए मैं लॉयल हूं। अब ये रिप्लाई सुनकर शाओ थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शर्मेन ने सिर्फ ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए रॉयल गार्ड्स के कैप्टन से कांटेक्ट क्यों किया था,
कि वो किसके लिए लॉयल है, हिज मिनिस्ट्री के लिए लॉयल है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि नहीं? मतलब कोई इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल मैटर नहीं लग रहा। अरे आपको नहीं लग रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो अभी बताता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, चलो शाओ भी कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, वो देख लेते हैं। तो शाओ अगला क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम मेसन डेरे को जानते हो? स्ट्रैटफोर्ड ने कहा हाँ मैं जानता हूं। अब आप बोलोगे ये तो बहुत अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों पूछ दी? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, स्लोली क्वेश्चन पूछना है। एक बार में भारी भारी क्वेश्चन पूछ लोगे ना, होश में आ जाएगा, दिमाग रजिस्ट करता है। तो अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो ताकि दिमाग ईज आउट हो जाए। तो इसलिए शाओ बीच बीच में ये थोड़ा सा नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रही है। ऐसे वो पूछती है कि अगर ठीक है, अगर तुम मेसन डेरे को जानते हो तो ये बताओ कौन है? तो स्ट्रैटफोर्ड कहता है कि वो रॉयल गार्ड्स का फॉर्मर कैप्टन है। इस वक्त फॉर्स ने टेलीपैथी को इतने सुपरफिशियल लेवल पे यूज नहीं किया था। उसने प्योर क्रिस्टल बॉल निकाला और शाओ के पॉकेट में रख दिया। अपने आइटम्स ट्रांसफर करने के बाद वो दोबारा झुकी और केयरफुली ब्रोंज क्रॉस को पिकअप करने की कोशिश की। इस बार ट्रेम्बलिंग फिंगर्स के बावजूद वो सोल बर्निंग फीलिंग नहीं आई और फॉर्स ने स्पाइकी आइटम को इजीली उठा लिया। एज एक्सपेक्टेड ये क्रॉस अदर मिस्टिकल आइटम्स के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता था, जो मैंने आपको बता ही दिया था। लेकिन फॉर्स के पास मून पेपर, फिगरीन और एंशिएंट रैथ की रेमिनेंट स्पिरिचुअलिटी भी है, लेकिन इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब ये उन आइटम्स के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है जिनमें बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करेगा। अगर ऐसा है तो क्या ये मेरे बॉडी के अंदर मौजूद बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक को भी रिजेक्ट करेगा? सोचने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सोचो इस बात पे, तुम लोग सोचो। मतलब अभी इसका तो कोई ऑब्वियस साइन नहीं है, लेकिन इसका ऐसा कुछ साइन आ सकता है। और इस क्रॉस को याद रखना, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में ये काम आएगा। क्योंकि सोच के देखा जाए तो भले इसका साइन अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन शायद यही इसका नेगेटिव इफेक्ट हो कि इसका साइन अपीयर होने में टाइम लगता है, और जब तक तुमको पता चलेगा तब तक आपके बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को ही ड्रेन कर दिया जाएगा, फिर आप बियॉन्डर ही नहीं रहोगे। तो क्या ये एक बियॉन्डर को नॉर्मल इंसान बना सकता है? गजब की बात है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अपन। तो उसके बाद फॉर्स अपनी रिस्ट पे सिल्वर ब्रेसलेट की तरफ देखती है और कंफर्म करती है कि हाँ वो तो कंप्लीटली एम्प्टी हो गया। उस पर एक भी एक्सेसरी नहीं लटक रहा था। याद है ना, इस पर टेलीपोर्ट अलाउ करने वाले कुछ 5 स्टोन्स थे, सब यूज कर चुकी है फॉर्स। पहला मेरे को यूसेज याद है, किलिंग गॉड से भागते वक्त की थी, याद है फर्स्ट बुक के अंदर। We have come a long way, 5th बुक पे हैं। वैसे याद हो अगर आपको, तो इसको यूज करने से फॉर्स को जो रेविंग्स है वो और भी ज्यादा सुनाई देने लग जाती थी, फुल मून वाली, वो मिस्टर डोर वाली। लेकिन अब मिस्टर फूल की शरण में आ चुकी है, तो उसका भी कोई टेंशन है नहीं। होपफुली फॉर्स का जो ये कर्स है वो एक दिन लिफ्ट हो जाए। होगा कि नहीं? होगा। मतलब धैर्य रखो, सब हो जाएगा। और हम थैंक्स टू मिस्टर फूल, जो जिसकी वजह से फॉर्स मतलब इन रेविंग से बच पाती है और आज इतना आगे तक पहुंच गई है। जब भी मदद होती है मिस्टर फूल कर देते हैं। तो मिस्टर फूल को एक सैल्यूट बनता है। तुम लोग भी लिख दो, सैल्यूट मिस्टर फूल, प्रेज द फूल, लिख दो। और हाँ, ये क्रॉस भी फॉर्स कहीं ना कहीं मिस्टर फूल को ही देगी, बाद में दे देगी, अभी नहीं। उस समय भी देने का मौका था, लेकिन वहां तो कांड वांड हो गया ना, तो दे नहीं पाई, बाद में देंगे ये। फॉर्स ये सब भी सोच रही होती है कि अरे अगर मिस्टर फूल को मैं ये दूंगी क्रॉस, अगर ये पावरफुल निकला तो मिस्टर फूल खुश होंगे, मेरे लेमानोस ट्रैवल में कुछ बड़ा डीटी लेवल पावर रिकॉर्ड कर दे। लेकिन क्या लेमानोस ट्रैवल मिस्टर फूल की पावर को रिकॉर्ड करने लायक है भी कि नहीं? तो फॉर्स यही सब सोच रही थी, मतलब एक्सपेक्टेशन की चलो कुछ तो मैं बड़ा दूंगी मिस्टर फूल को, मजा आएगा, क्रॉस लग रहा है कुछ बढ़िया चीज है, ठीक है नहीं? तो ये सब फॉर्स का इंस्टिंक्ट है, वो बेस्ट सेलिंग ऑथर है ना, तो ऑथर की तरह सोचती है, कहानी बनाना शुरू कर देती है मन में ही। वैसे देखा जाए तो फॉर्स काफी स्ट्रांग भी हो गई है, राइट? मतलब लेमानोस ट्रैवल की मदद से, और जो स्क्राइब है ना वो शायद, हाँ, तो ये सब पावर को जोड़ के फॉर्स भी अब बहुत स्ट्रांग हो गई है। पहले कितनी वीक सी लगती थी, लेकिन शाओ और फॉर्स का जो अब कॉम्बो बन रहा है, एक्चुअली दे आर स्ट्रांग। मतलब वो विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को गिरा दिए, जो कि सीक्वेंस 5 या 6 का होगा, राइट? और उसके पास एक डेमिगॉड लेवल की पावर थी। अलग बात है वो कि ये लोग भी डेमिगॉड लेवल का हरिकेन यूज किए थे, बट आई थिंक फॉर्स और शाओ अगर साथ में मिलकर बिना लेमानोस ट्रैवल के भी हमला किए होते तो कुछ हद तक टक्कर तो दे देते, क्या लगता है? और इस सब में एक्सपीरियंस भी मैटर करता है ना, जो कि अब मेरे हिसाब से फॉर्स के पास काफी अच्छा है, तो इट्स क्वाइट गुड। उधर शाओ अनाप शनाप क्वेश्चन कर रही है विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड से, और अब वार्म अप हो चुका है, ठीक है, इंजन अब ल्यूब हो चुका है। अब जो है ना, मतलब अपना स्ट्रैटफोर्ड है वो शक नहीं करेगा कि, मतलब रेजिस्ट नहीं करेगा बेसिकली। तो अब जो है ना, कुछ बड़ा सवाल पूछा जाए, है कि नहीं? तो चलो ये बताओ, मेसन डेरे की मौत कैसे हुई? ये वो सवाल था दोस्तों जो कि शाओ पिछले 8 साल से पूछना चाहती थी, लेकिन शाओ को डर भी था कि इस सवाल का जवाब पता नहीं क्या मिलेगा, इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है। मतलब वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इस सवाल का वो जवाब जानना चाहती है, एंड आज शायद उसको जवाब मिल जाएगा विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड से। आप बोल रहे हो ये मेसन डेरे क्या बोल रहे हो? अरे शाओ के पिता हैं, याद है कि नहीं? उनके बारे में मैं आपको बताया था एक बार, बताया था ना कि वो किसी तरह के म्यूटनी में इन्वॉल्व थे, जिस कारण से उनको एग्जीक्यूट किया गया था, जिससे उनकी रेपुटेशन भी डैमेज हुई थी। शाओ पहले बहुत बड़े फैमिली से थी, अब गरीब सी हो गई है, ये सब उसके कारण ही हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछने के बाद शाओ इसलिए डर रही थी कि कहीं ऐसा तो ना निकल जाए आंसर कि हाँ तुम्हारे पिता सही में म्यूटनी कर रहे थे, कुछ तो मतलब गद्दार थे, मतलब
तुम्हारे पापा गद्दार हैं, याद है चक दे इंडिया, वैसा कहीं कुछ ना हो जाए, क्योंकि शाओ को यकीन था उसके पापा गलत नहीं किए तो उनको फंसाया गया था। हाँ, ये सवाल शाओ पूछ तो दी है, डर रही है, लेकिन फिर आता है विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का जवाब। वो बताते हैं कि एक्चुअली मेसन डेरे ने कुछ गलत नहीं किया था, वो जो है ना बस हिज मेजेस्टी जो है उनका सीक्रेट डिस्कवर कर लिया था और तीनों चर्च को इन्फॉर्म करने की कोशिश किया, लेकिन वो फेल हो गया, इसीलिए उसे ऑन स्पॉट एग्जीक्यूट कर दिया गया था। यानी कि हिज मेजेस्टी जो है ना, वही हमको लगता है बहुत बड़े हरामखोर इंसान है, ठीक है, यही कर रहे हैं सब कुछ अनाप शनाप, उसके कारण ही बहुत कुछ हो रहा है। एंड उनके कारण क्या सब हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, शाओ को बहुत अच्छा लगता है कि चलो उसके पिता एक अच्छे इंसान थे, ठीक है, उनके साथ गलत किया गया है हिज मेजेस्टी के ऑर्डर पे, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिज मेजेस्टी का सीक्रेट क्या है जो उसके पिता डिस्कवर कर लिए थे। और शाओ पूछ भी लेती है कि क्या सीक्रेट है, बता दो यार। अब ये सवाल पूछते हैं विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के जो फेशियल मसल्स थे वो विजिबली कॉन्टॉर्ट हुए। उसने ट्रेमेंडस एफर्ट के साथ कुछ वर्ड्स बोलने की कोशिश की, मतलब ऐसा बोल रहा था कि उनका सीक्रेट जो है ना वो ये है, क्या है, बोल नहीं पाया, क्योंकि बोलने से पहले ही ना अचानक उसका बॉडी वायलेंटली जर्क हुआ और एकदम मतलब उसका जो कंफ्यूज्ड आईज थे उसमें एकदम से रोशनी जैसी आ गई और अगले ही मोमेंट उसका बॉडी एक एक्सट्रीमली स्मॉल पॉइंट से कोलैप्स होना शुरू हो गया और इंस्टेंटली एक बॉल ऑफ फायरवर्क्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। ब्लड रेड फायरवर्क्स स्काई में सोर करके एक्सप्लोड हुए और उनकी लाइट ने नाइट स्काई को इल्यूमिनेट कर दिया। अब ये जो एक्सपीरियंस था इसको फोर्स पहले भी फेस कर चुकी थी, वो मोमेंटरीली ब्लैंक हुई लेकिन तुरंत टाइम वेस्ट नहीं करती है, वो इमीडिएटली क्राउच हुई, शर्मेन की कॉर्प्स शाओ के काफ को पकड़ी वो और दोनों फिगर्स रैपिडली ट्रांसपेरेंट हुए और वहां से वैनिश होकर टेलीपोर्ट करते हुए ब्रिज के सदर्न एरिया में पहुंच गए। बेसिकली यहाँ फोर्स शाओ और शर्मेन की बॉडी को लेकर भाग चुकी है यहाँ से, क्योंकि वहां पे कांड हो गया था। अब पता नहीं वहां पे कौन पहुंच जाते, किसी तरह का सिग्नल था। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के साथ क्या हुआ वो आप समझ ही रहे हो। वहीं ग्रे फॉग के ऊपर सी गॉड सेप्टर होल्ड किए हुए क्लाइन ने स्काई को रेड कर देने वाले फायरवर्क्स को देखा। जब फोर्स क्लाइन को पेयर की थी तब से वो कोनस किलगॉड के एक्शंस को ऑब्जर्व करना छोड़ दिया था, ठीक है, और इधर ध्यान देना शुरू कर दिया था। क्लाइन ने कन्वीनियंटली रेड प्रीस्ट काट लिया, अपने कट किए हुए पेपर फिगरीन का यूज किया, मिस्टर स्पेस की पावर को स्टेयर किया और रिस्पॉन्स दिया था, मतलब वो जो एम्ब्रेस वाला जो था वो सब भी किया क्लाइन। इसी प्रोसेस में उसने डिस्कवर किया कि मिस मैसेंजर और मिस जजमेंट के पास जो पर्सन पड़ा हुआ था वो विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड था। ये उन टारगेट्स में से था जिन्हें वो हाई इंपॉर्टेंस देता था। ऑल्दो उसने पर्सनली स्ट्रैटफोर्ड की इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, वो जानता था कि उसके साथ कुछ तो रॉन्ग है। उसे यह भी पता था कि डिमोनिस ट्रिसी उसे टारगेट कर रही थी, इसलिए क्लाइन ने एक बॉल के वक्त उसकी अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक याद कर ली थी। क्लाइन को नहीं पता था कि टैरो क्लब के दोनों मेंबर्स क्या कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मैटर विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड से रिलेटेड था उसने इसे इग्नोर नहीं किया। उसने क्रिम्सन स्टार्स के थ्रू मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट के साथ जो हुआ उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व किया। डेमिगॉड बनने और इतनी सारी अथॉरिटीज को ऑब्टेन करने के बाद क्लाइन को टैरो क्लब मेंबर्स के डायरेक्ट प्रेयर की जरूरत नहीं थी। वो क्रिम्सन स्टार के थ्रू उनके विसिनिटी को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता था, जो कि वो कर रहा था। ये स्पेशली बिलीवर्स को मार्क करने जैसा था, लेकिन क्लाइन हमेशा इस पावर को लेकर रिस्ट्रेन्ड रहा था, कभी इसे कैजुअली यूज नहीं किया था। इसी वजह से उसने शाओ और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की कॉन्वर्सेशन भी सुनी, मतलब क्लाइन भी जो पूरा इंटरोगेशन हुआ वो सब सुना, और क्योंकि क्लाइन अंडरलाइन ट्रुथ जानता था तो उसे परफेक्टली समझ आ गया कि who he was loyal to का एक्चुअल मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या था। फॉर्मर रॉयल गार्ड्स कैप्टन मेसन डेरे का किंग का सीक्रेट डिस्कवर करना और फिर 3 चर्चेस को इन्फॉर्म करने की उसकी फेल्ड अटेम्प्ट को कंबाइन करते हुए क्लाइन ने ऑलरेडी एक गेस बना लिया था। क्लाइन को शक हुआ कि बैकलैंड के ग्रेट स्मॉग के पीछे सबसे बड़ा कल्प्रिट लियोन किंगडम का किंग जॉर्ज 3 था, हिज मैजेस्टी, यानी कि जो ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड दूसरे किताब में हुआ था, बुक 2 में, वॉल्यूम 2 का जो कांड था उसके पीछे यही के किंग कहां था, जॉर्ज 3 का। समझ रहे हो, वो राज अब जाके खुल रहा है मित्रों, और ये राज और कितना खुलेगा, इसमें कौन कौन फंसेंगे और किंग ही खुद ऐसा क्यों चाहता है, सब पता चलेगा बुक 5 के अंदर। बहुत कुछ बताने वाला हूं, वीडियो को देखते रहो आराम से, मतलब इसी वीडियो में नहीं बता दूंगा, समझ रहे हो, बताऊंगा पूरे बुक 5 के अंदर। वीडियो मिस मत करना, देखते रहना, और इस पॉइंट पे मजा आ रहा है तो लाइक भी करो वीडियो को, क्योंकि इसी के अंदर जो है ना एक और फाइट होने वाली है अभी आगे वीडियो के अंदर। चाहिए कि नहीं क्लाइन को एक नया मैरियोनेट, मिलेगा, दिलवाऊंगा मैं। तो दोस्तों क्लाइन तक जब बात पहुंची गई है कि किंग जॉर्ज की भी ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड में इन्वॉल्वमेंट थी, तो क्लाइन सोचता है इसका 2 ही ऑप्शन हो सकता है, या तो किंग जॉर्ज पपेट थे या फिर वो खुद इसके मास्टरमाइंड थे। जो भी हो क्लाइन इन्वेस्टिगेट तो करेगा ही। ऑल्सो क्योंकि अब शाओ और फोर्स डेंजर से बाहर है तो क्लाइन उन पे से ध्यान हटा के वापस से किलगॉर को देखना शुरू किया। अब किलगॉर याद है ना एक सीक्रेट एरिया में पहुंचा था, हाँ, तो उस एरिया को वो सिक्योर किया, कंफर्म किया कि उसका कोई पीछा नहीं कर रहा, और तब वहां एक माउंटेन वॉल था, उसके पास जाके एक ऑब्जेक्ट निकाला
और ऑब्जेक्ट जैसे ही वॉल के पास लेके जाता है थिन एयर में वो गायब हो गया। स्पेशल टेलीपोर्ट किया है बंदा, एक स्पेसिफाइड आइटम का इस्तेमाल करके, यूजुअली किसी तरह का मतलब अच्छा आइटम होगा मैजिकल, जिससे वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में टेलीपोर्ट कर गया होगा। बट द क्वेश्चन इज कि वो गया कहां। क्लाइंट सोचता भी है कि जब मैं इन जैंगविल के अंडरग्राउंड रूइन से बाहर निकला था, याद होगा सेकंड वॉल्यूम के अंदर, तब भी मैं एक सिमिलर डोर से गुजरा था। ये जगह उस माउंटेन से ज्यादा दूर नहीं है मित्रों, जहां मिस्टर ए ने क्लाइंट को परसू किया था। इस सेटअप के लिए एक सूटेबल और सीक्रेटिव रीजन चाहिए होता है। अगर अंदर से परमिशन ना हो तो सिर्फ एक्टिवेशन आइटम होल्ड करने से शायद कोई इफेक्ट नहीं होगा, और अगर कुछ हो जाए तो करस्पॉन्डिंग रिचुअल को डिस्ट्रॉय करके एनिमीज को इंटर करने से रोका जा सकता है और उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं मिलेगा। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन रिवील की थी शाओ फोर्स वाले पूरे कांड में, उसे कंबाइन करने पर इनिशियल कंक्लूजन निकाला यह जा सकता है कि किंग का सीक्रेट और 3 फैक्शंस का प्लॉय अंडरग्राउंड रूइंस के अंदर डीपली हिडन था। बस अंदर एंटर करके केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करनी थी और सच अपने आप सामने आ जाता। लेकिन जितना वो इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोचता गया, डिफिकल्टी उतनी क्लियर होती गई। अब इतना आसान नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना। सबसे पहले आपको कॉरस्पॉन्डिंग आइटम को ऑब्टेन करना होगा, फिर फेसलेस के डिस्गाइज का यूज करके गार्ड्स को बेवकूफ बनाना होगा, फिर अंदर टेलीपोर्ट करना होगा। इनमें से एक भी स्टेप इजी नहीं है मित्रों। ऐसे भी अरोडिस के अकॉर्डिंग कोनेस किलगोर सिर्फ ब्लैक एम्परर पाथवे का डेमिगॉड नहीं था, बल्कि उसके पास एक रादर पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट भी था। तो अगर क्लाइंट प्रिपरेशन करके भी जाए ना तो भी पेला जाएगा। भैया एंजल्स की हेल्प चाहिए उसको, नहीं तो इतना आसान नहीं है उस जगह इन्फिल्ट्रेट करना। अब आपके मन में एक ये भी सवाल होगा कि किन 3 फैक्शंस के बीच में यहाँ पे मतलब साठगांठ चल रही है। ऑफ कोर्स एक तो किंग जॉर्ज III खुद है, दूसरा साइकोलॉजी अल्केमिस्ट है हुइन राम्बिस वाला, और तीसरा डीमनस सेक्ट, वो भी ट्रेसी डीमनस सेक्ट से काइंड ऑफ अलग हो गई है, राइट। भले ही वो डीमनस है लेकिन कटरीना पहले आई थी ना, याद है ना। तो भैया मतलब इन तीनों के बीच चल रहा है साठगांठ। और लास्ट टाइम वॉल्यूम 2 के अंदर क्लाइंट ऑलरेडी फेसलेस बन के इन लोगों को बेवकूफ बनाया था, तो इस बार ये लोग उसका भी ध्यान रखे होंगे। तो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है। क्लाइंट कोनेस किलगोर को ही पेल दे तो ठीक रहेगा, बट उससे भी ज्यादा कुछ होगा नहीं। बस देखते हैं, कुछ तो करना होगा क्लाइंट को। और ये जो अंडरग्राउंड रूइंस है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वहां गार्डिंग के लिए इन्होंने एक एंजल को भी रखा हो, अगर मामला बहुत बड़ा है। बट मामला है क्या वो पता चलेगा आपको धीरे धीरे। बड़ा तो है मामला, और इसी के साथ ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड की जितनी भी मिस्ट्रीज थी सारी खुल जाएगी। अब इस पॉइंट पे क्लाइंट के मन में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मैं अकेले ही ये सब क्यों कंप्लीट करना चाहता हूं। अगर ये 3 लोग मिल के कुछ काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये लोग चर्च के खिलाफ कर रहे हैं ना, तो यह 3 जो चर्च है, एवरनाइट का, स्टीम का एंड पता नहीं जो भी चर्च है, इन तीनों को इन्फॉर्म कर देते हैं ना, वो लोग ही एक्शन लेंगे। मैं क्यों करूं ये काम। और ऐसे भी फॉर नाउ एटलीस्ट क्लाइंट एवरनाइट का ब्लेसेड है। अगर एवरनाइट के हेल्प में कुछ करता है क्लाइंट, मतलब क्लाइंट भी एक्शन लेगा, ऐसा नहीं है नहीं लेगा, थोड़ा बहुत एक्शन लेगा। तो इससे क्लाइंट को भी स्कॉलर ऑफ योर का क्वेश्चन फॉर्मूला में कुछ मदद मिल जाए, है कि नहीं। तो क्लाइंट यही सोच के ग्रे फॉक्स से उतर के रियल वर्ल्ड में आता है, और रियल वर्ल्ड में ऑफ कोर्स वो गिरमिन स्पैरो के मतलब रूप में था, राइट। तो वो एंशिएंट अर्मिस में एवरनाइट गॉडेस का जो ऑनरिफिक नेम है चैंट करता है, और उसके चैंटिंग करते ही 1 मिनट भी नहीं हुआ और उसके सामने जो ना एक फिगर अपीयर हो गई। कौन हो गई? अरे अरियाना। क्लाइंट भी बोलता है गुड इवनिंग मैम अरियाना, एंड अरियाना भी बोलती है चलो बुलाए हो एवरनाइट गॉडेस को, मुझे भेजा गया है, चलो चलो बताओ क्या बात है। वैसे अरियाना को थोड़ा आइडिया है ही, सीधा पूछ ही लेती है, मतलब कि कोनेस किलगोर के आसपास है क्या। क्लाइंट भी कहता है हाँ 10 किलोमीटर के अंदर के रेंज में है बंदा। वो एक आइटम यूज करके लिटरली वैनिश किया है। किसी तरह का यहाँ अंडरग्राउंड रूइन है जहाँ ये लोग कुछ तो कर रहे हैं। तो मैम अरियाना आप बताइए कि अब हमें करना क्या चाहिए। तो अरियाना भी स्लाइटली नॉड करती है, कहती है कि थोड़ी देर वेट करो जब तक वो बाहर नहीं आता, फिर उसे कैप्चर करने का अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। क्लाइंट वाज लाइक वाह मैम अरियाना इतनी अग्रेसिव, सीधा कैप्चर ही कर लेंगे। आप तो एंजल हो, बहुत क्या प्यारी सी लगती हो आप, लेकिन इतनी अग्रेसिव सोचा नहीं था मैंने। वैसे यहाँ एक और पॉइंट ये है कि अगर कोनेस किलगोर अंडरग्राउंड रूइंस की तरफ गया ही नहीं और किसी दूसरे सीक्रेट बेस पे चला गया है, या वो किंग के प्लॉयज में डीपली इन्वॉल्व ही नहीं था, तो चर्च के आर्च बिशप का MI9 के टॉप ब्रास पर एक्शन लेना डेफिनेटली अब ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब आप बोल रहे हैं एक्शन लेने, तो थोड़ा सा अग्रेसिव स्टेप नहीं है ये, क्योंकि इससे जो किंगडम के अंदर जो इंटरनल फ्रैक्चर हो रहा है वो कहीं ना कहीं और खराब होगा। वैसे क्लाइंट का तो मन था कि कोनेस किलगोर को अभी निपटा ही दिया जाए, क्योंकि इसका नाम सिर्फ ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड नहीं बल्कि स्लेव ट्रेड हो रहा था, याद है सेकंड वॉल्यूम के अंदर, वहां भी ये इन्वॉल्व था। ये ठीक आदमी है नहीं, इसको निपटाना ही ठीक है। मैं भी रहता निपटा ही देता। अब इस पॉइंट पे अरियाना क्लाइंट को समझाती है कि क्लाइंट बेटे तुम थोड़े से बुद्धू हो क्या, मतलब देखो समझो बात को, मैं एक्शन नहीं लेने वाली, तुम लेने वाले हो एक्शन, तुम उसको मारने वाले हो, मैं बस तुम्हें कंसीलमेंट प्रोवाइड करूंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ताकि आसपास लोगों को पता ना चले। तो भैया जो ऑफिशियल चर्चेज है इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, गिरमिन स्पैरो मारा है, गिरमिन स्पैरो किसी चर्च का नहीं है, तुम कर रहे हो ये, मतलब तुम हमारा बंदूक हो, तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक दाग रहे हैं हम लोग,
तो इससे कोई इंटरनल फ्रैक्चर नहीं होगा, निकाल दो इसको, जैसे ही निकले इसको निपटा दो। क्लाइंट भी सोचा ठीक है, मतलब मेरा इस्तेमाल हो रहा है लेकिन मेरे को मजा आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है निपटा देंगे, निकलता है तो। वैसे ये लड़ाई करेंगे कहाँ? एंड अरियाना वाज लाइक अपने मेगुड मैनर में वहीं पे निपटा दो, कंसीलमेंट उधर ही मिल जाएगा तुम्हें। तो एम्बुश लोकेशन मैगुड मैनर ही डिसाइड हुआ है। इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल था कि जब कोनेस किलगोर्ड अपने सबसे रिलैक्स्ड और डिफेंसलेस स्टेट में होगा, सब काम धंधा करके सब हो गया, लेटने आएगा आराम से, उसी समय हमला कर देना है उस पे, समझ रहे हो बात? क्योंकि उसके रात का जो रिस्की जो काम था उधर जाके वो तो निपटा के आ गया है, अब सोना चाहेगा, सोने नहीं देंगे, निपटा देंगे नींद में ही। ऐसे भी उस जगह पे जहां पे माउंटेन पे कोनेस किलगोर्ड है, वहां तो अटैक कर नहीं सकते, वहां अगर उस पर अटैक किया गया तो जो रूइन भी पास ही है ना, वहां से एंजल वगैरह आ सकते हैं, तो नहीं, उसको रिटर्न होने दो मेगुर मैनर पे, आराम से तसल्ली से सोने दो, उसे लगेगा कि मैं अपना सारा काम कर चुका हूं, तब अटैक करेंगे, मजा आएगा दुगुना, अटैक भी इजी रहेगा, कंसीलमेंट तो मिला ही रहेगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मस्त प्लान। वैसे आपको पता है ना, कंसील्ड वर्ल्ड के अंदर जब भी बैटल होती है तो बाहर आइडिया नहीं लगता, ये तो एक है ही, प्लस रियल वर्ल्ड कहीं ना कहीं डैमेज भी नहीं होता है। और हाँ, कंसील्ड वर्ल्ड को इस तरह से क्रिएट करने में कहीं ना कहीं मैम अरियाना की बहुत एनर्जी भी जाती है। हाँ एंजल है बट ठीक है, कंसील्ड वर्ल्ड बनाना कोई मामूली बात नहीं है, डोमेन एक्सपेंशन जैसा समझ लो जेजेके का। तो अब क्योंकि फाइट आज ही रात होने वाली है, क्योंकि रिटर्न तो आज ही होगा ना, तो क्लाइंट को प्रिपरेशन भी फटाफट करना होगा। अरे गेरमैन भैया प्रिपरेशन कर लो जल्दी से, एक तो पिजामा पहन के तुम घूम रहे हो ब्लू एंड व्हाइट वाला, इसको चेंज करो, कुछ बढ़िया सूट बूट डालो, है कि नहीं। वहां क्रीपिंग हंगर का इस्तेमाल करके क्लाइंट वैनिश होता है और मेगुड मैनर के अंदर, मतलब वो आया तुरंत वहां। गेरमैन स्पैरो की अपनी पर्सोना मेंटेन करते हुए कपड़ा वपड़ा बदला, एकदम फाइट के लिए रेडी है क्लाइंट। इसके बाद उसने एक पीस ऑफ पेपर निकाला और फिंगर से उस पर लिखा। उसके फिंगर की टिप से स्कारलेट फ्लेम निकली जो पेपर को बर्न किए बिना चार्ड मार्क्स छोड़ रही थी। वो मार्क्स रैपिडली कंसीलमेंट और मिस्ट्री प्राइंग का मिक्सचर एक कॉम्प्लिकेटेड सिंबल में फॉर्म हो गया। सिंबल कंप्लीट होते ही रूम का फुल बॉडी मिरर डार्क हो गया और उसकी सरफेस पे एक्वस लाइट रिपल करने लगी। कौन आया है यहाँ पे? अपना अरोडेस। वेलकम अरोडेस भाई। नहीं अरोडेस वेलकम करेगा क्लाइंट मोरेटी को। एक्साल्टेड ग्रेट मास्टर, आपका लॉयल एंड रेजिलिएंट सर्वेंट अरोडेस हाजिर है आपकी जवाब देने के लिए। तो क्लाइंट क्या पूछ रहा है अरोडेस से? देखो भैया, पता तो है कि किलगॉर्ड कौन से पाथवे का डेमीगॉड है, उसकी पावर्स मुझे पता है। ये बताओ उसके पास जो एक डेमीगॉड लेवल का सील्ड आर्टिफैक्ट है वो क्या है, पावर्स क्या है? इस पे अरोडेस कहता है कि ग्रेट मास्टर कोनेस किलगॉर्ड जो है वो एक्चुअली अर्ल ऑफ द फॉलन है। अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करने के लिए वो एक सील्ड आर्टिफैक्ट को वील्ड करता है जो कि लॉयर पाथवे को बिलोंग करता है। हालांकि उसके अंदर आर्बिटर पाथवे के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिक्स है और इसको कहा जाता है कॉन्क्रीटो ऑफ लाइट एंड शैडो, जो कि एक पॉकेट वॉच है। ये किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और टारगेट से कुछ बियॉन्ड द पावर्स भी स्ट्रिप कर सकता है। ये पावर मेरे को ठीक नहीं लगता, साला पावर मेरा छीन लेगा, अच्छा नहीं लगता मेरे को ना। दोनों इफेक्ट्स के साथ यूज करने पर जो लिमिटेशंस क्रिएट होती हैं वो दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट से काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। ये सील्ड आर्टिफैक्ट टारगेट को कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी दे सकता है, जैसे उसे स्लगिश, ईगर या अवेरिशियस बना देता है, समझ रहे हो, या उसके फाइटिंग स्पिरिट को भी खत्म करता है। उसका पूरा अटेंशन सिर्फ पैसे पे लगा देगा, दिमाग मतलब आपका इधर उधर कर सकता है ये। इसके अलावा विल्डर टारगेट की स्पीच, एक्शंस, इंटेंशंस और अटैक्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है। एक लीथल ब्लो को सीरियस इंजरी में बदला जा सकता है, अटैक को रिपेल किया जा सकता है, प्रोग्रेशन को रेट्रोग्रेशन में बदला जा सकता है और एस्केप को चार्ज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ए भाई, ये सील्ड आर्टिफैक्ट की एक बियॉन्डर खुद ही है, सारा पावर इसके अंदर है। इतना पावर वाला सील्ड आर्टिफैक्ट मेरे को क्यों नहीं मिलता? नहीं, क्लाइंट के पास है एक क्रीपिंग हंगर, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, कंक्रीटो ऑफ लाइट एंड शैडो का नेगेटिव इफेक्ट भी काफी सीरियस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कॉम्बैट में लाने के बाद एक सर्टेन रीजन में प्रोड्यूस होने वाले सभी बियॉन्डर इफेक्ट्स कभी-कभी रैंडम एनोमलीज एक्सपीरियंस करेंगे। ये फ्रेंड और फो में डिफरेंस नहीं करेगा, दोनों को पेलेगा, दोनों पे ये इफेक्ट होगा और इसीलिए मित्रों इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट और अनप्रेडिक्टेबल होगा। इसका मतलब था कि लाइटनिंग स्ट्राइक अब भी लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन कभी वो टारगेट पर कोल्ड वाटर का ब्लास्ट गिरा सकता था या अननोन स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स को समन कर सकता था। इसी वजह से कोनेस किलगॉर्ड ने डेलिबरेटली एक ऐसा मिस्टिकल आइटम ढूंढा है जो क्रिटिकल मोमेंट्स में उसे सफिशिएंटली लकी बना सके ताकि रैंडम इफेक्ट्स के चांसेस उसके फेवर में जाएं। ये कुछ हद तक यूजफुल था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। नाउ कोनेस किलगॉर्ड के पास एक स्ट्रेंज रिवॉल्वर भी है मित्रों। ये एक इविल गॉड के सैक्रिफाइस के दौरान हुए एनोमली से ओरिजिनेट हुआ था और इसका नाम है रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर। इसमें बुलेट्स की जरूरत नहीं थी और हर शॉट इमेंस स्ट्रेंथ रखता था। ये मिनिएचर मशीन गन की तरह रैपिड फायर भी कर सकता था। जो भी टारगेट्स इससे हिट होते वो रिवर की डेथ से पहले निकली डिस्पेयर की शाउट सुनते और डिफरेंट लेवल के पेन, डिजीनेस और कंफ्यूजन सफर करते। भाई गंदी गंदी बात सुन लेंगे और क्या, इससे क्लाइंट को दिक्कत नहीं है, क्लाइंट बहुत गंदी गंदी बात सुन चुका है फिर भी चिल रहता है बंदा। बट डन, इस रिवॉल्वर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि विल्डर भी डिस्पेयर की शाउट सुनता था
बस उसके साथ ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता था। नाउ अर्ल ऑफ द फॉलन होने के नाते कोनस किलगोर के डिस्टॉर्शन और अनरीजनेबल बिस्टाउमेंट में ऑब्वियस क्वालिटेटिव चेंज आ गया था। इसके अलावा वो लॉज को एक्सप्लॉइट और इफेक्ट्स को मैग्नीफाई कर सकता था और डिसऑर्डर के थ्रू ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकता था। एक्सप्लॉइट किसी पर्टिकुलर स्टेट को ज्यादा देर तक कंटिन्यू कर सकता था या उसे टाइम से पहले एंड कर सकता था और रूल्स को उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल बना सकता था। एक्सपेक्टेड है ये पावर्स उसके पास होंगी। एग्जांपल अगर दिया जाए तो जैसे मिड एयर में जंप करने के बाद ग्राउंड से दूर रहने की स्टेट को एक्सटेंड करके फ्लोटिंग का इफेक्ट अचीव करना, मैग्नीफाई उसके एक्शंस के इफेक्ट या इन्फ्लुएंस को बूस्ट कर सकता था। एक ऑर्डिनरी अटैक एग्जीक्यूशन बन सकता था और डिस्टेंस से किया गया हग भी रिस्ट्रिक्शन में टर्न हो सकता था। डिसऑर्डर ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रक्चर, मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स और अटैक्स की एक्यूरेसी को इफेक्ट करता था। इससे सीमिंगली मैसिव बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती थी। ह्यूज डिस्टेंस को सिर्फ कुछ स्टेप्स जितना शॉर्ट किया जा सकता था और उस पर एम्ड अटैक्स को अपना टारगेट मिस करने पे मजबूर किया जा सकता था। मैग्नीफाई, एक्सप्लॉइट और डिस्टॉर्शन के थ्रू लॉयड पाथवे के बियॉन्डर्स कुछ ऐसे इफेक्ट्स अचीव कर सकते थे जो नॉर्मली सिर्फ आर्बिटर पाथवे के बियॉन्डर्स कर पाते। ऑफ कोर्स लॉयड पाथवे के लो और मिड सीक्वेंस पावर्स जैसे ब्राइब भी अर्ल ऑफ द फॉलन के पास थे और भी स्ट्रॉन्ग वे में थे। तो हाँ, बता दिया रोडेस, किलगोर का सारा पावर ही बहुत ही ओपी पावर है देखा जाए तो, प्लस सील्ड आर्टिफैक्ट भी अच्छे हैं उसके पास। द ओनली थिंग इज कि उसके सील्ड आर्टिफैक्ट का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है ना वो अच्छा है, कहीं यही मौका मिल सकता है क्लाइंट को। तो अब क्लाइंट इन सारे पावर्स को समझ गया है, एकदम गाइड बुक दे दिया है काइंड ऑफ। अरोडेस यहाँ काम का है अरोडेस। एनीवेज, तो क्लाइंट अब सोच रहा है कि इसको मतलब किस तरह से लड़ा जाए, तो पावर को कैसे एनालाइज किया जाए। भैया अर्ल ऑफ द फॉलन सीक्वेंस वो डेमिगॉड से लड़ाई हो रही है, कुछ तो सोचना होगा, प्लान करना होगा। और हम सब जानते हैं कि सीयर पाथवे वाले जो बियॉन्डर्स होते हैं वो प्रिपरेशन पे चलते हैं, राइट। हर स्टेप को प्लान किया जाना होता है। तो अगर कुछ भी स्टेप थोड़ा इधर उधर हुआ ना तो क्लाइंट के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इतना डेंजरस कि समझ रहे हो बात, तो क्लाइंट को बहुत सोचना होगा। तो क्लाइंट यहाँ सारे पावर्स के बारे में सोच रहा है और जितना वो सोचता गया उसे उतना क्लियर होता गया कि मेन प्रॉब्लम यहाँ पता है क्या है, वो जो सील्ड आर्टिफैक्ट है ना, कॉन्क्रीटो ऑफ लाइट एंड शैडो, वही प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो क्लाइंट के पास फेट सिफन चार्म भी है, अगर सिचुएशन आया तो वो बदल सकता है, लेकिन साला ये जो मतलब सील्ड आर्टिफैक्ट है, पता चला मतलब ना एन वक्त पे फेट स्विच करते वक्त ही रैबिट को समन कर दे, तो समझ रहे हो सारा आपका जो प्लानिंग है वही खराब कर सकता है। या फिर ये यूजर की डेथ सेलिब्रेट करने के लिए फायरवर्क्स से प्रोड्यूस कर दे, इस आइटम का कुछ कहा नहीं जा सकता। कोनस किलगोर अपनी लक इंक्रीज करके इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकता था, लेकिन क्लाइंट ऐसा नहीं कर सकता था। एंजल लेवल के फॉर्चून या मिस फॉर्चून के बिना उस पर नॉर्मल लक बेस्ड इफेक्ट इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन हाँ, क्लाइंट के पास भी एक चीज है, कौन? मैरियोनेट विनर इनूनी। उसके बारे में सोचते हुए क्लाइंट अरोडेस से एक और क्वेश्चन पूछता है कि इस सील्ड आर्टिफैक्ट की इंटरमिटेंट रैंडम एनोमलीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अरोडेस कहता है इसे अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, कोनस किलगोर को बस अनलकी बनाना होगा और इस मैटर में एवनाइट पाथवे के डेमिगॉड्स एक्सपर्ट हैं। ठीक है, फिर अनलकी ही उसको बनाया जाए, यही करते हैं। इट मेक्स सेंस। रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोनस किलगोर मुझसे ज्यादा अनलकी है तो मैं लक्की हुआ, मतलब ऐसा ही हुआ ना, दो आदमी दोनों अनलक्की लेकिन वो ज्यादा अनलक्की तो उसके मुकाबले मैं लक्की। समझ रहे हो? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन। नहीं वो नहीं है, ये दूसरी चीज है, बता रहा हूँ, ऐसे ही जोक मार रहा हूँ, गंदी जोक थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैम अरियाना क्लाइंट को असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही थी तो उनके लिए कंसील्ड स्टेट क्रिएट करने से पहले कोनस किलगोर पे सीक्रेटली कुछ मिसफॉर्चून डाल देना बहुत सिंपल होगा, राइट। क्लाइंट सोचा चलो यही काम करवा लेंगे। अरे बहुत अच्छा तुमने काम किया रोडेस, बहुत अच्छे से जवाब दिए हो, वेरी गुड, वेल जॉब, वेल डन, सॉरी वेरी वेल डन जॉब, बाय बाय। तो अब क्लाइंट प्लान बनाना शुरू किया है, उसके मन में कुछ कुछ चीजें आने लगी है, स्माइल कर रहा है। क्या प्लान है वो तो आपको जब बैटल होगा तो ही पता चलेगा। लेकिन अब सब कुछ करके क्लाइंट जो है ना अपने बालकनी पे जाता है और नाइट स्काई में गार्डन को देखते हुए बोलता है कि चलो किलगोर जल्दी से आ जाओ। और हाँ, अरियाना से भी कह देता है कि क्या आप किलगोर पे थोड़ा सा मिसफॉर्चून डाल सकती हैं। तभी क्लाइंट के कान में एक आवाज आती है, एक फीमेल वॉइस, यस डाल सकती हूँ, बहुत अच्छा, डाल दो थोड़ा सा, ठीक है, मैं उसके कंपेटिवली लकी होना चाहता हूँ। और अगर आप ऐसा कर पाती है मैम अरियाना तो मैं फाइट के लिए तैयार हूँ, ठीक है, सिपाही तैयार है, बस आप भेजो दुश्मन को भेजो, उसके परकच्चे उड़ा देंगे। तो क्लाइंट फाइट में अपने साथ क्रीपिंग हंगर को तो हमेशा लेके जाता ही है, डेथ नील भी लेके चल रहा है मित्रों, और भी कुछ चीजें लेके चल रहा है, पता चलेगा आपको क्या क्या। और अब बस फाइट के लिए वेट करना है, ठीक है, रात रंगीन है, टुसो रिवर के पास से अच्छी हवा आ रही है, बस कोनस किलगोर भी आ जाए फिर मजा ही आ जाए। हाँ, थोड़ी देर बाद किलगोर आता है, ठीक है, एरिया को, सराउंडिंग एरिया को देखता है कि कोई कुछ नहीं है, फिर एकदम हंसने लगा कि चलो ये आज का जो काम था मैंने कर दिया है। और फिर वो गेस्ट रूम के बार काउंटर तक आ जाता है, फिर ग्लास उठाया, मेगो रेड वाइन की बोतल पकड़ लिया और अपना वाइन पोर करके
मजे ही लेने लगा कोनस किलगॉर कि भैया जो भी मेरा आज काम था कर लिया हूं, सारे टेंशन खत्म। टेंशन तभी शुरू हुआ आपका, और ऐसा टेंशन शुरू हुआ कि भैया बंदे की स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हो गई और तुरंत ही वो देखना शुरू किया कि भैया कौन आया आसपास। उसने देखा कि कुछ ग्रेइश व्हाइट चिमनीज वाले बिल्डिंग्स सडनली शैडो से कवर हो गए थे, जैसे उन पर इंक चढ़ा दी गई हो। कंसीलमेंट मित्रों, ऐसा ही होता है, समझ रहे हो बात। चिमनीज के पास मेगोर मैनर में बिल्डिंग के एक स्टीपल लैंडमार्क पर भी डार्कनेस छा गई। ब्राइट रेड मून साइलेंटली चिमनी के पीछे लटक रही थी और स्काई के क्लाउड्स और स्टार्स वैनिश हो चुके थे। लिटरली सिर्फ जाइगेंटिक क्रिम्सन मून ही दिख रहा था, उसके अलावा पूरा जो मतलब आसमान है वो पिच ब्लैक दिख रहा था बिकॉज ऑफ द कंसीलमेंट। अब किलगॉर कोई कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं, समझ गया यहाँ कुछ कांड हो रहा है। बस लेफ्ट हैंड क्लोथ्स के अंदर डाला और तुरंत 2 आइटम्स निकाला। उनमें से एक स्ट्रेंज रिवॉल्वर उसके राइट पाम में था। समझ ही गए होंगे ये कौन सा रिवॉल्वर है, बताया था ही मैंने। उसके पास कौन कौन सा आइटम है, सबारोडेस बताया था। अब इस रिवॉल्वर की एक बहुत अनयूजुअल फीचर थी कि इसमें 6 बैरल्स थे, हर एक काफी थिक था। मजल्स डार्क थे और सिलेंडर में 10 से ज्यादा अगली रिवेट्स एम्बेडेड थे, जिससे उनमें से क्रूड ब्यूटी थी। अब दूसरा आइटम क्या था? ऑफ कोर्स आप लोग गेस कर ही लिए होंगे, आयरन स्किन्ड पॉकेट वॉच। वॉच के फेस का आधा पार्ट टाइम के ऑर्डर को फॉलो करते नीटली अरेंज सिंबल से फिल्ड था, जबकि दूसरा हाफ एक chaotic मेस था जो नेबरिंग रीजन तक इंट्रूड कर रहा था। दोनों साइड्स पर मशीनरी को देख पाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल था, क्योंकि वो एक और भी कॉम्प्लेक्स और हेडेक इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर में फॉर्म हो रही थी। ऑलमोस्ट इसी मोमेंट जाइगेंटिक क्रिम्सन मून से एक फिगर इमर्ज होती है, और ये फिगर कौन था? गिडमन स्पैरो। चलो मित्रों शुरू किया जाए। मार मारा मारी गुत्थम गुत्थी जो आपको चाहिए होता है मिल रहा है आपको 2 बार इस वीडियो के अंदर। शुरू करो, लेट मत करो, शुरू करो। अब किलगॉर जो था वो गिडमन स्पैरो को पहचान गया। वो कैसे नहीं पहचानेगा? कोनस किलगॉर के लेफ्ट हैंड का थंब जो आयरन स्किन्ड पॉकेट वॉच पकड़े हुए था वो रैपिडली मूव हुआ और पॉकेट वॉच के मेसी इनलेज पे लगे मेटल बटन्स में से एक की तरफ बढ़ा। उसने अचानक राइट आर्म रेज करके गिडमन स्पैरो पे 6 ग्रे गन बैरल को एम किया जो एक सर्कल के शेप का बना रहे थे। ये प्रोसेस एक फ्लीटिंग स्पार्क की तरह था जो इंस्टेंटली खत्म हो गया। कोनस किलगॉर के लेफ्ट थंब ने बटन दबा दिए, लेकिन उसने अपनी इंस्टिंक्ट को ओवरकम किया और कंक्रीटो ऑफ लाइट एंड शैडो का रिस्ट्रिक्शन डायरेक्टली यूज नहीं किया। वो गिडमन स्पैरो को अभी इतना नहीं जानता था कि उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी क्या है, तो थोड़ा संभल के ही अटैक करना होगा, है कि नहीं? पहले समझना है बंदा किस पाथवे से है। इसके अलावा गिडमन स्पैरो जैसा दिखने वाला आदमी जरूरी नहीं कि असल में गिडमन स्पैरो ही हो, कोई और भी हो सकता है। तो ब्लाइंडली रिस्ट्रिक्शन को यूज करना सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट करने जैसा होगा। हाँ, बंदा तेज है, पहले ऑब्जर्व करेगा फिर लॉज को डिस्टॉर्ट करेगा, समझ रहे हो? ज्यादा जो भी हो वो धड़ 3 नहीं 4 नहीं 6 गोली दागता है, ठीक है? और मतलब स्ट्रेंज रिवॉल्वर ने डिस्पेयर की रोड के साथ ब्लैक और आइसी बुलेट्स का स्टॉर्म छोड़ दिया जो क्रिम्सन मून के नीचे एनिमी को इंस्टेंटली इन्वेलप कर गया। इसी मोमेंट गिडमन स्पैरो का फिगर ट्रांसपेरेंट और इनकॉर्पोरियल हो गया। बुलेट्स ब्लैक ट्रेंच कोट वाले टारगेट को फाड़ते हुए उसके पीछे छोड़े आफ्टर इमेज को भी डिस्ट्रॉय कर गए। लेकिन किलगॉर के पीछे गिडमन स्पैरो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सडनली अपीयर हो गया। वो हाफ क्राउज था और आगे की तरफ झुका हुआ था। क्रिम्सन मून की रोशनी में उसके ब्लैक टॉप हैट का रंग ब्लड रेड नजर आ रहा था। उसने सडनली अपने हाथ में ब्लैक बैरल्ड रिवॉल्वर रेज किया, माउथ हल्का सा खोला, एम किया और ट्रिगर दबा दिया। बैंग! कोनस किलगॉर के राइट साइड का फ्लोरबोर्ड काउंटलेस फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड हो गया। गिडमन स्पैरो का शॉट रिडिकुलसली मार्क से दूर था और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर भी क्लियरली वीक थी। ये अर्ल ऑफ द फॉलन की डिस्टॉर्शन थी मित्रों, जिसने बुलेट की ट्रैजेक्टरी को डेविएट कर दिया और उसकी पावर को भी वीकन कर दिया। मेरे को ये पावर पसंद नहीं आ रही। इस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए कोनस किलगॉर ने डिसऑर्डर यूज करके मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स को इन्फ्लुएंस किया और एक ही स्टेप में बेडरूम की बालकनी के ऊपर पहुंच गया। फिर उसने बॉडी हाफ टर्न की और आयरन स्किन्ड पॉकेट वॉच के मेटल बटन्स में से एक को प्रेस किया। फिर सोलेम वॉइस में उसने कहा, यहां टेलीपोर्टेशन प्रोहिबिटेड है। कर दिया टेलीपोर्टेशन प्रोहिबिट। और उसके ऐसा कहते ही ये जो मेगोर मैनर है उसके अंदर एक अननोन चेंज आता है। गिडमन स्पैरो जिसका बॉडी फायरिंग के बाद रैपिडली फेंट हो रहा था, मतलब फटाफट टेलीपोर्ट मार रहा था, वो दोबारा वॉइड से अपीयर होता है। यानी कि अब गिडमन स्पैरो सक्सेसफुली पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा था। कंक्रीटो ऑफ लाइट एंड शैडो रिस्ट्रिक्शंस मित्रों, कोनस किलगॉर के लिए गिडमन स्पैरो चाहे किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो, उसकी ऑब्वियस टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को इमीडिएटली रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी था, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी जो क्लोज क्वार्टर में टेलीपोर्टेशन करता है ना एनिमी, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है, समझ रहे हो बात, और डेंजरस भी होता है। तो भैया इसको पहले रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जो कि हो भी गया। लेकिन टेलीपोर्टेशन फेल होने के बाद भी गिडमन स्पैरो के एक्सप्रेशंस एकदम चेंज नहीं हुए। उसका बॉडी क्विकली वार्प हुआ और उसके कलर्स फेड होने लगे जब तक वो एक डीप डार्कनेस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो गया। ये डीप डार्कनेस सडनली ग्राउंड पे कोलैप्स हुई और मूनलाइट से अनटच्ड शैडोज के साथ फ्यूज हो गई, जिससे गिडमन स्पैरो को आइडेंटिफाई करना इंपॉसिबल हो गया। अब गोलियां चल रही है धार 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 धार, ठीक है। बुलेट्स ने उस जगह को रिडल्ट कर दिया जहां गिडमन स्पैरो पहले से खड़ा था और ग्राउंड को टीयर ओपन कर दिया। एरिया इंस्टेंटली कोलैप्स हो गया और सामने वाला रूम रिवील हो गया। समझ रहे हो, इतना मारधार हो रहा है।
लेकिन डस्ट तक नहीं उठी मित्रों। इतनी कमोशन के बावजूद मेगुर मैनर डीप शैडोज में कवर्ड रहा, कोई अवेकन नहीं हुआ और किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। थैंक यू कंसीलमेंट, थैंक यू वेरी मच। अब कोनेस किलगॉर ने शैडोज में हाइड होने के एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करने की अर्ज को सप्रेस किया। रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर और कंक्रीटो ऑफ लाइट एंड शैडो को होल्ड करते हुए वो कामली सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करता रहा और गिडमन स्पैरो के दोबारा अपीयर होने का वेट करता रहा। लेकिन कोलैप्स्ड रूम के अंदर शैडोज साइलेंट थे और कोई मूवमेंट नहीं थी। विंडो के बाहर स्टीपल और चिमनीज आइसी कोल्ड डार्कनेस में इमर्ज थे और जाइगेंटिक क्रिम्सन मून रूफ के ऊपर एकदम दिख रही थी, एज इफ लटक रही हो। समझ रहे हो बात? अब इस पॉइंट मेगुर मैनर पूरा साइलेंट लग रहा था, एज इफ कोई वहां है ही नहीं। और कोनेस किलगॉर ने क्विकली एक थ्योरी बना ली। उसने सस्पेक्ट किया कि सामने वाला पर्सन कंसीलमेंट की अथॉरिटी से रिलेटेड था। इससे उसके माइंड में बहुत आइडियाज आए, लेकिन गिडमन स्पैरो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने एक्चुअली स्नीक अटैक नहीं किया और अटैक्स की एक बराज लॉन्च करने का अपॉर्चुनिटी भी छोड़ दिया, जिसने कोनेस किलगॉर को बहुत सारे ओपनिंग्स दिए। कोनेस के माइंड में पजलमेंट फ्लैश हुआ, क्या इसे पता नहीं था कि हाई सीक्वेंस लॉयर या आर्बिटर को बैटल से पहले प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए तो उनसे डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करके और सिचुएशन को रिलेटिवली नॉन अर्जेंट पाकर कोनेस ने क्विकली अपनी करंट प्रेडिकमेंट समझ ली। उसने रियलाइज किया कि गिडमन स्पैरो को डिफीट करना की नहीं था, इंपॉर्टेंट था कि कंसीलमेंट वर्ल्ड से बच के निकलना। अगर वो यहां से नहीं निकल पाया तो शायद और भी डेंजर्स उसका वेट कर रहे होंगे, लेकिन अगर यहां से निकल गया देन ही इज इन चार्ज। ठीक है, फिर वो पेल सकता है किसी को भी। अब ऐसे जो आर्टिफिशियल कंसील्ड वर्ल्ड्स होते हैं उसका ओपनिंग तो एक जरूर होगा। मिस्टीरियस वर्ल्ड में ये एक ऐसा लॉ था जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था, और लॉज का यूसेज और डिस्टॉर्शन ही लॉयर पाथवे की डेमीगॉड की स्पेशलिटीज है मित्रों। करेंगे इसका इस्तेमाल। कोनेस के माइंड में कई आइडियाज आए और उसने क्विकली डिसीजन लिया। वो सडनली टर्न हुआ और बालकनी से जंप कर दिया, रिलीज स्पिन की तरह स्काई में शूट कर गया। मिलिट्री डेमीगॉड इंस्टेंटली हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुंच गया, लेकिन उसने स्लो होने या फॉल करने का कोई साइन नहीं दिखाया। मतलब हवा में काइंड ऑफ लटक गया बहुत ऊपर। वो इसी स्पीड से हायर और हायर जाता रहा और इस तरह फ्लाइट अचीव कर ली। अर्ल ऑफ द फॉलन एक्सप्लॉइट, ये लॉज का एक्सप्लॉइटेशन था मित्रों। जंपिंग प्रोसेस को एक्सटेंड करके वो काफी ज्यादा देर तक एयर में रह सकता था। अगर कोनेस सीक्वेंस टू एंजल होता तो इस बियॉन्ड पावर के थ्रू क्रिम्सन मून तक भी जंप कर सकता था। बाप रे बाप, गजब पावर है भाई। तो मिड एयर जंप करते हुए कोनेस किलगॉर ने राइट आर्म स्विंग किया और डिसऑर्डर बियॉन्ड पावर रिलीज की। वो इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में मेगुर मैनर के अंदर एक सर्टेन लेवल का डिसऑर्डर क्रिएट करना चाहता था। जनरेटेड रिपल्स के थ्रू ट्रू एग्जिट एक्सपोज हो जाना चाहिए था। इंस्टेंटली मेगुर मैनर के बैकग्राउंड में फ्लावर्स और ग्रेप वाइन्स वेवर करने लगे। ब्लैक स्टीपल, चिमनीज और क्लासिकल विंडोज पे फेंट शैडो छा गई। पूरी दुनिया में सिर्फ जाइगेंटिक क्रिम्सन मून जो बिल्कुल सामने होने जैसी लग रही थी वो चेंज नहीं हुई। वो साइलेंटली स्काई में उसी जगह पे थी। एंड दैट्स द एग्जिट मित्रों। समझ गया है कोनेस किलगॉर। जी हाँ, वो डिसऑर्डर से बनने वाले पैटर्न्स को ग्रास्प किया और एक्चुअल फीडबैक के थ्रू एग्जिट की लोकेशन डिटरमाइन कर चुका था। बिना हेजिटेशन ने उसने वेस्ट में स्ट्रेंथ लगाई और मैग्नीफाई यूज करके अपनी डायरेक्शन फोर्सफुली चेंज की। कहां जा रहा है? ऑफ कोर्स ब्राइट रेड मून की तरफ, वहीं से एग्जिट लेके निकलेगा। लेकिन इसी मोमेंट मेगुर मैनर के सामने एक फिगर अपीयर होता है। कौन? कोल्ड लुकिंग गिडमन स्पैरो। एक स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड कहीं से तो अपीयर होती है और गिडमन स्पैरो को अपवर्ड स्वीप करते हुए कोनेस किलगॉर के पीछे भेजने लगती है। विंड के बीच राइट हैंड में उसने आयरन ब्लैक रिवॉल्वर को रेज किया और ट्रिगर पुल किया। बैंग! एक बुलेट मजल से निकली और काउंटलेस फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड हो गई। फिर वो फ्रैगमेंट्स एक स्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर कोनेस किलगॉर की तरफ स्वीप करने लगा। ये था डेथ नेल का स्लॉटर। जी हाँ, ये अटैक्स की लिटरली एक बराज थी। ऑलमोस्ट इसी मोमेंट कोनेस किलगॉर ने बिना वार्निंग डायरेक्शन चेंज कर दी और मून की तरफ रश करने के बजाय नीचे डाइव करने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि उसने बुलेट स्टॉर्म को ऐसे डॉज किया जैसे वो पहले से प्रिपेयर्ड हो। बंदा एक्चुअली पहले से प्रिपेयर्ड था। उसका प्राइमरी गोल चेंज्ड मेगुर मैनर से एस्केप करना था, लेकिन वो ये भी वरीड था कि गिडमन स्पैरो एस्केप के मोमेंट को अटैक के लिए यूज जरूर करेगा। इसलिए उसने एक सिंपल ट्रैप बनाया था। अपने एस्केप को बेट के रूप में यूज करके हाइडिंग गिडमन स्पैरो को बाहर निकालने का प्लान बनाया। भैया यहाँ तो हो रहा है कि तू ये सोचा, नहीं मैं ये सोचा, नहीं तू ये सोचा, उसके ऊपर मैं ये सोचा। अब यही होता है LOTM में, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ ये बात। तो हाँ, उसे निकलना था क्रिम्सन मून की तरफ से, बट वो ये नाटक कर रहा था कि मैं भाग रहा हूं ताकि गिडमन स्पैरो आए, और जैसे ही गिडमन स्पैरो आए अपना अटैक किया, वो तुरंत अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। अगेन भाई, तू ये सोचा, मैं वो सोचा। जो भी हो, किलगॉर यही चाहता था कि वो अपने ओपोनेंट को हेवीली इंजोर कर दे। हाँ, हाफ वे डाउन कोनेस किलगॉर की फिगर सडनली बाउंस बैक हुई। उसने अपनी हेडिंग को डिस्टॉर्ट कर दिया था। इस बार उसका डेस्टिनेशन वो नेक्स्ट पॉइंट था जहां गिडमन स्पैरो फ्लाई कर रहा था। तुरंत ही उसने पॉकेट वॉच पकड़ने वाला लेफ्ट हैंड को पीछे खींचकर थिन एयर में गिडमन स्पैरो को ग्रैब किया और नियरली 100 मीटर्स दूर से खींचकर अपने बिल्कुल पास ले आया। अर्ल ऑफ द फॉलन मैग्नीफाई पावर, समझ रहे हो बात? हाउलिंग विंड्स के बीच कोनेस किलगॉर ने गिडमन स्पैरो के क्लोथ्स पकड़े और अपने राइट हैंड का स्ट्रेंज रिवॉल्वर आगे प्रेस कर दिया। बैंग 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 5 बार। जी हाँ, रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर ने मशीन गन की तरह काउंटलेस बुलेट्स फायर किए, 5 ही नहीं उससे भी ज्यादा, और गिडमन स्पैरो का बॉडी फ्लटरिंग पीसेस पेपर में टीयर कर दिया गया।
पर फिगरिंग मित्रों भूल गए थे क्या, ये भी पावर है अपने पास। अब कोनस किलगॉर की गेज स्लाइटली फ्रीज होती है। उसने इमीडिएटली लेफ्ट फिंगर मूव की और पॉकेट वॉच के मेटल बटन्स में से एक प्रेस किया। अर्ल ऑफ द फॉलन ने डोमिनियरिंग टोन में कहा, स्टैंड इन्स आर प्रोहिबिटेड हियर। जैसे ही उसने ये कहा, हाउलिंग विंड रुक गई। मेगुर मैनर फिर साइलेंस में लौट आया और डार्क शैडो से ब्लैंकेट हो गया। कोनस किलगॉर ने डायरेक्शन चेंज की और मिड एयर स्पाइरल करते हुए गिडमन स्पैरो को सर्च करने लगा। लेकिन डार्क नाइट स्काई कोई एनोमली नहीं थी। अर्ल ऑफ द फॉलन एक मोमेंट के लिए हेजिटेट हुआ और फिर जाइगैंटिक क्रिम्सन मून की तरफ दोबारा रश करने की प्रिपरेशन किया। इसी वक्त गार्डन, वाइन यार्ड और मैनर के मेन बिल्डिंग्स में फिगर्स अपीयर होने लगे। वो या तो ग्रो कर रहे थे या टॉलर हो रहे थे, मतलब रैपिडली फॉर्म ले रहे थे। सबके ब्लैक हेयर और ब्राउन आईज थे, फेशियल फीचर्स शार्प थे और उन्होंने सिल्क टॉप हैट्स और ब्लैक ट्रेंच कोट्स पहने हुए थे। सब के सब गिडमन स्पैरो थे मित्र। जी हाँ, डिफरेंस सिर्फ इतना था कि कुछ नॉर्मल बिल्ड के थे, कुछ की बैक्स संकिन थी, कुछ ब्लोटेड थे और कुछ सिर्फ एक थिन लेयर जैसे थे। ये सीन देखते ही कोनस किलगॉर को एक डेंजरस एनिमी याद आ गया जिसे वो पहले इनकाउंटर कर चुका था। इंटिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एक लीडर था, बिजारो सॉर्सरर। तो ये गिडमन स्पैरो बिजारो सॉर्सरर है। एंड ये बात समझ जाना कोनस किलगॉर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब वो समझ गया कौन सा बियॉन्डर किस पाथवे से है, तो अब और अच्छा वो अटैक कर सकता है, मतलब डिफेंस लगा सकता है। जो भी हो, यहाँ जितने सारे गिडमन स्पैरोज दिख रहे थे अजीब अजीब तरह के, वो अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं और उन्होंने इस तरह से हाथ का शेप ले लिया सारे के सारे गिडमन स्पैरो ने, और हवा में कोनस किलगॉर की तरफ एम करते हुए आर्म्स रिकॉइल की तरह जर्क हुए। बैंग 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 बैंग, एयर बुलेट जो मारता है अपना वही। डेफनिंग नॉइजेस के बीच इल्यूजरी डव्स अर्ल ऑफ द फॉलन के साइड्स में अपीयर हुए और हर डायरेक्शन से उसकी तरफ फ्लाई करने लगे। ये कॉन्क्रीट ऑफ लाइट एंड शैडो और आयरन स्किन पॉकेट वॉच की रैंडम एनोमली थी। इसने एयर कैनन्स जो हाउसेस तक ब्लास्ट कर सकते थे उनको हार्मलेस डव्स ऑफ पीस में कन्वर्ट कर दिया था मित्रों। यही प्रॉब्लम है इस पॉकेट वॉच का। कोनस किलगॉर ने डिसऑर्डर यूज करके एनिमी के कलेक्टिव वॉली को डिसरप्ट कर दिया, इसलिए डव्स को देखकर सरप्राइज नहीं हुआ। वो मेंटली प्रिपेयर्ड था। सील्ड आर्टिफैक्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स को वो सालों से इंड्योर करता आ रहा था, तो उसको पता था कि क्या हो सकता है क्या नहीं। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए उसने आयरन स्किन्ड पॉकेट वॉच और रिवॉल्वर पकड़े हुए दोनों हैंड्स रेज किए और उन्हें कोलाइड करने की कोशिश की। ये डिस्टॉर्शन था जो नीचे मौजूद सभी गिडमन स्पैरोज को टारगेट करता था। बिजारो सॉर्सरर से फाइट करते वक्त कोनस किलगॉर को सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस बात की होती थी कि वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता था कि सामने वाला एक्चुअल पर्सन था या फिर एक मैरियनेट, जब तक मैरिनेट बहुत क्रूड लेवल का ना हो। इसी वजह से उसके पास बहुत से बियॉन्ड पावर्स थे जिन्हें वो यूज करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि मैरिनेट्स के अगेंस्ट वो इनफेक्टिव होते। लेकिन हाँ, लार्ज स्केल प्रोहिबिशन एक ठीक इफेक्ट था, राइट? लेकिन सिंगल टारगेट डिप्रिवेशन एक्चुअल कॉम्बैट में मीनिंगलेस था। मैरिनेट से चाहे कितनी भी बियॉन्ड पावर्स डिप्राइव कर ली जाए, एक्चुअल बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे में ओपोनेंट को सिर्फ मैरिनेट स्विच करना होगा, और इसी वजह से कोनस ने मैरिनेट्स और एक्चुअल बॉडी को आइडेंटिफाई करने का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करने का डिसीजन लिया। इस एस्पेक्ट में दूसरों के पास सॉल्यूशन ना हो, लेकिन हाई सीक्वेंस लॉयर पाथवे के बियॉन्डर को इतनी चिंता नहीं है मित्रों। हर चीज के रूल्स होते हैं और हर चीज सर्टेन रूल्स फॉलो करती है, और हम रूल ही बेंड करते हैं। समझ रहे हो बात? कि रूल्स में लूप होल्स होते हैं ना, उन्हीं को तो एक्सप्लॉइट करना लॉयर पाथवे के लोगों का काम है। नॉट टू मेंशन कि उसका बिजारो सॉर्सरर के साथ लड़ाई करने का ऑलरेडी एक कॉम्बैट एक्सपीरियंस था, तो वो भी हेल्प करेगा इधर। हाँ, कोनस को कॉन्फिडेंस था कि डिस्टॉर्शन उसके एनिमी को सप्रेस कर सकता था। बिजारो सॉर्सरर सीमलेस एक्चुअल बॉडी और मैरिनेट्स के बीच स्विच कर सकता था। कोनस डिस्टॉर्शन के थ्रू इस एबिलिटी को लिमिट करना चाहता था ताकि बिजारो सॉर्सरर सिर्फ 2 या 3 मैरिनेट्स के साथ स्विच कर सके। इससे एक्चुअल बॉडी और मैरिनेट्स आइडेंटिफाई करने की डिफिकल्टी बहुत मिनिमम हो जाती। अगर डिस्टॉर्शन सर्टेन लिमिट्स एक्सीड कर सकता और एरिया ओरिएंटेड प्रोहिबिशन इफेक्ट्स अपनी लिमिट तक ना पहुंच चुके होते, तो कोनस और सिंपल मेथड यूज करता। क्या बिजारो सॉर्सरर को सिर्फ एक मैरिनेट के साथ स्विच करने देना या मैरिनेट स्विचिंग को कंप्लीटली प्रोहिबिट ही कर देना। वहां कोनस किलगॉर ने रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर और कंक्रीटो ऑफ लाइट एंड शैडो को आपस में स्मैश किया, जैसे वो एक ह्यूज एरिया को कंप्रेस करके स्मॉल एरिया में कन्वर्ट कर रहा हो। अर्ल ऑफ द फॉलन डिस्टॉर्शन मित्रों, जी हां, साइलेंटली उसके हैंड में डीप शैडो के साथ रेड ग्लो प्रोड्यूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो गार्डन, वाइनयार्ड और मेन बिल्डिंग में मौजूद गिडमन स्पैरो को कुछ ऑफर कर रहा हो। लेकिन थिक, थिन, नॉर्मल और टेरिफाइंग क्रेजी एडवेंचरर्स में से किसी पर कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं हुई। कोनस किलगॉर खुद भी कंक्रीटो ऑफ लाइट एंड शैडो की रैंडम एनोमली का विक्टिम बना। डिस्टॉर्शन का इफेक्ट गार्डन से एक फ्लावर समन करने में चेंज हो गया, और उसी वक्त एयर कैनन जो इल्यूजरी डब्स बन चुके थे वो कंटिन्यू रहे। इन 2 डेमिगॉड्स की बैटल जो है वो बहुत ही कॉमेडी जैसी लग रही है, फनी लग रही है। कहीं डब निकल रहा है, कहीं वो कुछ डाल रहा है तो वो हो नहीं रहा, फ्लावर बन जा रहा है। समझ रहे हो बात? मतलब डेमिगॉड्स ऐसे लड़ते हैं क्या? दिख तो ऐसा ही रहा है। वो अलग बात है, इन दोनों में से किसी को भी ये फनी नहीं लग रहा था, स्पेशली कोनस किलगॉर को, जिसे फेमिलियर हेल्पलेसनेस फील हो रही थी। कोनस ने बिना हेजिटेशन पाम्स को दोबारा स्लैम किया और डिस्टॉर्शन कंप्लीट किया। वो क्वांटिटी पर रिलाई करके रैंडम एनिमली इफेक्ट को रेजिस्ट करना चाहता था, लेकिन गिडमन स्पैरो कोई डेड पर्सन नहीं था जो टर्न बेस्ड कॉम्बैट की एटिकेट फॉलो करे। क्रेजी एडवेंचरर्स की लार्ज क्राउड ने या तो फायरिंग स्टैंस में हैंड्स रेज किए या क्वेश्चनेबल ऑथेंटिसिटी वाली डेथ नील यूज की और मिड एयर अर्ल ऑफ द फॉलन पे एम किया। इसी बीच कोनस का हार्ट स्टीयर हुआ। उसने हेड स्लाइटली रेज करके जाइगैंटिक क्रिम्सन मून के अंदर देखा। वहां ब्लैक स्टीपल के ऊपर एक फिगर अपीयर होती है मित्रों, और ये फिगर कौन था? गिडमन स्पैरो। जी हां दोस्तों, वो ग्लाइड करते हुए नीचे आया
बॉडी एक्सपैंड और क्लियर होता गया और उसके हाथ में आयरन ब्लैक लॉन्ग बैरल रिवॉल्वर ऑलरेडी कोनेस किलगॉर पे एम था। फिर एम है तो चलाओ, बैंग बैंग चलाओ भैया चलाओ। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेक्शंस वाली बुलेट मजल से निकली और डायरेक्टली कोनेस किलगॉर की तरफ गई। ये डिप्रिवेशन बुलेट थी जो एमॉन के अवतार के छोड़े हुए वॉर्म ऑफ टाइम से बनाई गई थी। ये आर्बिटर पाथवे के डिप्रिवेशन से डिफरेंट थी। एसेंस में ये थेफ्ट थी एक तरह की, मतलब ये टारगेट की लास्ट 3 यूज्ड बियॉन्ड द पावर स्टील करके यूजर को उन पावर्स को यूज करने की एबिलिटी देती थी। आर्बिटर पाथवे का डिप्रिवेशन टारगेट सिलेक्ट करते ही डायरेक्टली उसकी एबिलिटी डिप्राइव कर सकता था। और हाँ, बुलेट के डिप्रिवेशन इफेक्ट को कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन टारगेट सर्टेन रेंज में होना चाहिए था और एरिया से लीव नहीं कर सकता था। शॉट में ये अनअवॉइडेबल था और सिर्फ लेवल या सीक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू रेजिस्ट या वीकन ही किया जा सकता था, जबकि दूसरे को अगर शॉट पहले डिटेक्ट कर लिया जाए तो इफेक्टिवली डॉज किया जा सकता था। इसीलिए क्लाइन ने स्नीक अटैक अबैंडन करके टाइम स्टॉल किया, क्योंकि एक तरफ वो चाहता था कि कोनेस किलगॉर अपने प्रोहिबिशन और डिप्रिवेशन पावर्स को उन बियॉन्ड द पावर्स पर वेस्ट करे जिन्हें वो इंपॉर्टेंट समझता था। दूसरी तरफ वो फर्स्ट रैंडम एनोमली का वेट भी कर रहा था। फिर 2 एनोमलीज के बीच के गैप को सीज करके डिप्रिवेशन बुलेट से कोनेस की 3 मोस्ट पावरफुल एबिलिटी स्टील करना था। समझ रहे हो, क्लाइन हर कुछ अच्छे से प्लान किया गया, खुद छिपा हुआ था अंदर। मतलब तू ये सोच रहा था, मैं उसके ऊपर वो सोच रहा था। देन एक जो एनोमली आएगी उसको भी हटा दिया, क्योंकि एक के बाद दूसरी एनोमली आने में थोड़ा तो वक्त होगा ना, उस बीच में फायर किया ताकि उसका डिप्रिवेशन बुलेट जो है वो बर्बाद ना हो। एंड देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कोनेस से 3 बियॉन्ड पावर्स यूज करवा दिया इंपॉर्टेंट वाले, और वही 3 अब स्टील करेगा। इन्हीं गोल्स के लिए मित्रों उसने डेथ नील और क्रिपिंग हंगर विनर इनूनी को दे दिया था और उसे रियल गर्मिन स्पैरो की तरह अपीयर कराया था, मैरिनेट की तरह नहीं। करंट डेवलपमेंट्स के हिसाब से कोनेस किलगॉर डिस्टॉर्शन, डिसऑर्डर और मैग्नीफाई लूज करने वाला था। वहां गर्मिन स्पैरो ने कलेक्टिवली शॉट्स फायर किए और सडनली एयर कैनन्स और डिप्रिवेशन बुलेट एक्सप्लोड होकर रेड, पर्पल, येलो और ग्रीन फायरवर्क्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। ये कैसे हो गया? कॉन्क्रीटो ऑफ लाइट एंड शैडो ने फिर रैंडमली एनोमली क्रिएट कर दी थी, बहुत फास्ट। ये मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। इस बार इफेक्ट्स रिपीटेडली ट्रिगर हुए बिना पॉज या डिले के। कोनेस किलगॉर इमीडिएटली स्माइल किया और पाम्स दोबारा स्लैम किया। जाइगेंटिक क्रिम्सन मून के नीचे सिल्क टॉप हैट और ब्लैक ट्रेंच कोट पहने यंग मैन ग्लूमी हो गए। सिर्फ 2 अपनी प्रीवियस स्टेट में रहे। अर्ल ऑफ द फॉलन की डिस्टॉर्शन सक्सेसफुल हुई थी मित्रों। इसका मतलब था कि गर्मिन स्पैरो अब सिर्फ उन 2 नॉर्मल मैरिनेट्स के साथ ही पोजीशन स्विच कर सकता था। तो अब कहीं ना कहीं गर्मिन स्पैरो लिमिट हो गया और जो इतना बढ़िया प्लान बनाया था फेल हो गया वो प्लान। और क्योंकि अब कोनेस किलगॉर को मौका मिला है तो उसने डिले नहीं किया। उसने पॉकेट वॉच से बनी फ्लावर को स्विंग करके बाहर थ्रो किया। फ्लावर स्पीड अप हुआ और अननोन ओरिजिन का वेट गेन करता हुआ एरो की तरह एक नॉर्मल मैरिनेट की तरफ शूट हुआ। इस अटैक को मैग्नीफाई किया गया था और इसमें ब्राइब यानी वीकेंड का इफेक्ट भी था। हाँ, फ्लावर कैनन की तरह ग्राउंड पे क्रैश हुआ और वायलेंट क्वेक क्रिएट हुआ। उसकी सर्जिंग वेव्स ने आसपास के ऑर्डिनरी और अनऑर्डिनरी ह्यूमंस को हवा में थ्रो कर दिए, उन्हें टीयर या सिवियरली इंजर्ड करते हुए। दोनों मैरिनेट्स जिनके साथ गर्मिन स्पैरो स्विच कर सकता था वो मतलब फट गए पूरी तरह से, समझ जाओ। कोनेस काम रहा, मिड एयर ट्रेजेक्टरी डिस्टॉर्ट करते हुए एरिया के अराउंड सर्कल करता रहा और रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर को क्रिम्सन मून से डिसेंड हुए गर्मिन स्पैरो पे एम किया। साथ ही उसने साइलेंटली बेस्टॉर्मेंट प्रिपेयर किया। वो टारगेट को लैकिंग द विल टू फाइट वाली नेगेटिव स्टेट देना चाहता था, लेकिन इसी मोमेंट कोनेस किलगॉर का माइंड सडनली अड्रिफ्ट हो गया। उसके थॉट्स स्लगिश हो गए थे। समझ जाओ क्या हुआ? जी हाँ, वो बदल रहा है मैरिनेट में। भैया आपके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को तो कंट्रोल किया जा रहा था ना, यही तो पावर है अपने गर्मिन स्पैरो की। जितनी लंबी फाइट चलेगी उतनी इजीली वो आपके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल कर लेगा। जी हाँ, कोनेस की मेंटल स्टेट कहीं ना कहीं स्टिफ हो गई और उसने करंट सिचुएशन समझ ली। उसने देखा कि क्रिम्सन मून से डिसेंड हुआ गर्मिन स्पैरो पहले से काफी पास था। डिस्टेंस सिर्फ अराउंड 100 मीटर्स की ही थी। कोनेस अननोइंगली स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल होने की रेंज में एंटर कर चुका था और बिना रियलाइज किए कम से कम 3 सेकंड से वहां था। डिसीट मित्रों, एमन के अवतार से बनाई गई डिसीट बुलेट। जी हाँ, जब असल में विनर इनूनी बने क्लाइन ने ट्रिगर पुल किया था, उसने सिर्फ एक डिप्रिवेशन बुलेट नहीं बल्कि 2 बार फायर किया था। ये रैंडम एनिमलीज को प्रिवेंट करने के लिए था। मतलब क्लाइन एक और एनिमली रैंडमली आ सकता है ये भी सोच चुका था। एक एनिमली तो हो चुकी थी डब वाली, तो एक दूसरी एनिमली भी आ जाती, मान के चलो, जो कि आ भी गई तो भी मतलब समझ रहे हो 2 बुलेट फायर किए तो एक तो काम करेगा, एक ही इफेक्ट होगी ना, तो वही किया क्लाइन। आफ्टर ऑल रैंडम एनिमली इंटरमिटेंट थी, राइट? मतलब 2 या 3 कंसेक्यूटिव ऑकरेंसेस पॉसिबल थे, लेकिन 4 या 5 कंसेक्यूटिव ऑकरेंसेस रेयर थे। मतलब उतना तो नहीं होगा। इसलिए न्यूमरस अटैक्स करने पर कम से कम 1 या ज्यादा इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जो एनिमली से अफेक्टेड मतलब अनअफेक्टेड रहेंगे। अभी सेकंड डिसीट बुलेट की फायरिंग मैरिनेट्स के कलेक्टिव वॉली के पीछे कंसील हो गई। इसी वजह से क्लाइन ने विनर इनूनी को डेथ नील यूज करने दिया था अपनी लक पे रिलाई करने के लिए। फाइनली उसने कोनेस किलगॉर को सक्सेसफुली डिसीव कर दिया था और विनर इनूनी को सीक्रेटली उसके 150 मीटर्स के सेफ डिस्टेंस में एंटर कराया, जहां से उसने कोनेस के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल करना स्टार्ट किए और इनिशियल कंट्रोल अचीव कर लिया। इस मोमेंट से बियॉन्ड द पावर इफेक्ट में आ गई थी और क्योंकि कोई एनोमली नहीं हुई, इसका मतलब था
कि अब और नहीं होगी। अब कोनेस किलगॉर सोच रहा है भैया स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स मेरे कंट्रोल हो गए, अब मैं क्या करूंगा। कोनेस किलगॉर फेसलेस बियॉन्डर्स मैरिनेट्स और बिजारो सॉर्सरर से मिल चुका था, मतलब सीनियर बियॉन्डर्स और डेमिगॉड से फाइट भी कर चुका था, इसलिए वो इस इस सिचुएशन को समझ रहा था। प्रेडिकमेंट जो है उससे अनफेमिलियर नहीं था, बल्कि वो इससे काफी फेमिलियर और बहुत कुछ जानता था, इसलिए उसे परफेक्टली पता था कि वो लीथल ट्रैप में गिर चुका है। उसके पास खुद को सेव करने के लिए 15 सेकंड से ज्यादा नहीं थे। इन 15 सेकंड में उसके थॉट्स प्रोग्रेसिवली स्लगिश होने वाले थे और सॉल्यूशन सोचने की स्पीड भी स्लो होती जाएगी। एंड में सॉल्यूशन के बारे में सोचने में ही सेवरल सेकंड्स लग सकते थे, जबकि स्टिफ और डल बॉडी को थॉट्स एक्चुअलाइज करने में और भी टाइम चाहिए होता है, राइट। इसका मतलब था कि उसके पास खुद को सेव करने के लिए अराउंड 10 सेकंड्स बचे थे, 5 निकल गए, समझो बात। ऑफ कोर्स उसने लास्ट फ्यू सेकंड्स के लिए रिस्पांस कंसीडर किया था, अपने बॉडी का कंट्रोल अबैंडन करके मिथिकल क्रीचर फॉर्म रिवील करने का एक ऑप्शन था। इससे मैरिनेट बनने में लगने वाले टाइम को डिले किया जा सकता था और अपनी एग्जिस्टेंस के थ्रू एनिमी को डिसरप्ट करके कुछ एक्सटेंट तक ब्लो भी डील किया जा सकता था। लेकिन ऐसा करने पर चाहे वो मैरिनेट बनने के फेट से बच जाता और एनिमी को डिफीट भी कर देता, तब भी कोनेस को जिंदा रहने का ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, समझ रहे हो बात। वैसा डेमिगॉड नहीं था जो फ्रीली ह्यूमन और मिथिकल क्रीचर फॉर्म्स के बीच स्विच कर सके। उसे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मिथिकल क्रीचर फॉर्म में अपनी रैशनल वो मेंटेन कर पाएगा। दूसरे वर्ड्स में मैरिनेट बनने से बचने के लिए मिथिकल क्रीचर फॉर्म रिलीज करने का लाइकली आउटकम ये था कि ह्यूमन कोनेस किलगॉर मर जाता और उसी नाम का मॉन्स्टर उसके बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेता। इसलिए जब तक नेसेसरी ना हो कोनेस ऐसा अटेम्प्ट तो नहीं करने वाला था। जब उसके थॉट्स अभी ज्यादा स्लगिश नहीं हुए थे और ईयर्स में रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर सुनाई दे रही थी, तो मिलिट्री डेमिगॉड कोनेस ने क्विकली फर्स्ट प्लान बनाया। उसने राइट थंब मूव किया, अर्थ ऑफ द फॉलन मैग्नीफाई। जी हाँ, कोनेस किसी स्पेसिफिक स्टेट या किसी सील्ड आर्टिफैक्ट के अटैक को मैग्नीफाई नहीं करना चाहता। वो रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर के साइड इफेक्ट्स को मैग्नीफाई कर रहा था। स्पेशल रिवॉल्वर की वजह से विल्डर को कभी-कभी डिस्पेयर की रोअर सुनाई देती थी, राइट। तो गॉडहुड के बिना क्रीचर्स पे इसका इफेक्ट सीरियस था और इजीली उन्हें लॉस ऑफ कंट्रोल, मैडनेस, मेंटल ब्रेकडाउन या माइंड ब्लैंकिंग के एज तक पुश कर सकता था। सीक्वेंस 4 पर मिथिकल क्रीचर कैरेक्टरिस्टिक के कारण रोअर का इफेक्ट ग्रेटली मिटिगेटेड था। कोनेस के लिए ये रोअर बस माइंड को अड्रिफ्ट करने और थोड़ा गंदे मूड में लाने का इतना ही कर पाता था, क्योंकि इसके पास गॉड है, डेमिगॉड है, राइट। और किलगॉड इसकी आदत भी डाल चुका था। अब वो डिस्पेयर की रॉड को इतना मैग्नीफाई करना चाहता था कि डेमिगॉड भी उसे टॉलरेट ना कर सके, तो दिमाग अड्रिफ्ट होगा तो जो स्प्लिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल हो रहे हैं, कंट्रोल छूट जाएंगे, राइट। हाँ, साइकिक पेन होगा इस तरह का, तो स्प्लिट बॉडी थ्रेड का कंट्रोल तो छूट जाएगा ना, ऐसा ही होता है हमेशा। अब मैग्नीफाई को ऑब्वियस एक्शन की जरूरत नहीं थी, इसलिए इसका इफेक्ट क्विकली अपीयर हुआ। ऑपोजिट साइड पे डेथनील होल्ड के जिगरमैन स्पैरो स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड के बीच मिड एयर फ्लोट कर रहा था। वो कोनेस को इस बियॉन्डर पावर को सक्सेसफुली यूज करने से रोक नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट सेकंड कोनेस को टेरिफाइंग रोअर के ब्लेड साइलेंस मिला। ऑर्डिनरी रोअर जो पहले प्रेजेंट थी वो वैनिश हो गई। ये कॉन्क्रीटो ऑफ लाइट और शैडो की रैंडम एनिमली थी। जी हाँ, अनलक्की। इतना अनलक्की कैसे कोनेस किलगॉर नहीं था अनलक्की, समझ रहे हो, उसको डाला गया था लक। कोनेस के थॉट स्लोली फ्लैश हुए, लेकिन उसके पास डिसअपॉइंट होने के टाइम नहीं था। उसने इमीडिएटली सेकंड अटेम्प्ट किया। उसने अनस्टेडी राइट हैंड रेज की, 150 मीटर्स दूर खड़े गिरमैन स्पैरो पर रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर एम किया और ट्रिगर पुल करने ही वाला था। इसी मोमेंट उसके राइट हैंड की स्ट्रॉन्ग विंड्स इनवर्ड डिसइंटीग्रेट होकर स्कैटर्ड एडीज में ट्रांसफॉर्म हो गई। अर्ल ऑफ द फॉलन डिसऑर्डर। जी हाँ, कोनेस ने इसे गिरमैन स्पैरो के इंटरफेरेंस को विथस्टैंड करने के लिए यूज किया। इसके बाद थंपिंग साउंड्स की सीरीज सुनाई देती है। मशीन गन की तरह रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर ने डेंजरस बुलेट्स नॉन स्टॉप फायर किया। गिरमैन स्पैरो का ब्लैक ट्रेंच कोट कवर्ड बॉडी रिपीटेडली जर्क हुआ, लेकिन वो हिट नहीं हुआ। बुलेट्स उसके आउटलाइन को ग्रेज करके डिस्टेंस में फ्लाई कर गए, विंडोज ऑफ वॉल को शैटर करते हुए एक बिल्डिंग तक कोलैप्स कर दिया। और भैया ये चल ही रहा है फाइटिंग धड़ाधड़, समझ रहे हो बात। लिटरली सब्सिक्वेंट जो बुलेट स्टॉर्म था वो कंटिन्यू रहा और फाइनली गिरमैन स्पैरो रिपीटेडली हिट हुआ। ब्लड स्पैटर के बीच गिरमैन स्पैरो स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड में पेपर फिगरीन की तरह स्ट्रगल और शेक करता रहा, जैसे किसी भी मोमेंट टीयर अपार्ट हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रेंज रिवॉल्वर था वो फाइनली शांत हो गया। हेड को छोड़ अब ये जो स्ट्रेंज रिवॉल्वर था वो फाइनली शांत होता है और हेड को छोड़कर गिरमैन स्पैरो का पूरा बॉडी नास्टी गेपिंग होल से रिडल्ड था। नॉर्मली ये डेफिनेटली डेड पर्सन की स्टेट होती, लेकिन गिरमैन स्पैरो स्प्लिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके रिडिकुलस वुंड्स जो थे वो स्लोली हील भी होने लगे। ये क्या हो रहा है? ये फ्लावर ऑफ ब्लड का इफेक्ट है मित्रों, समझ रहे हो बात। ये गिरमैन स्पैरो एक्चुअली इनूनी था। स्टॉर्म लाइक अटैक में इनूनी नहीं मरा क्योंकि उसने अपनी एक्यूमुलेटेड लक रिलीज कर दी थी। साथ ही कोनेस किलगॉर सफिशिएंटली अनलक्की था। तो एक तरफ बहुत लकी आदमी, एक तरफ अनलक्की, समझ जाओ फिर क्या होगा। और बुलेट से आने वाली रोर ऑफ डिस्पेयर एक मैरिनेट के लिए कुछ भी नहीं था। वायलेंट अटैक डिजायर्ड इफेक्ट अचीव करने में फेल हुआ और कोनेस के पास सेल्फ सेव करने का टाइम रैपिडली खत्म होने लग गया था। इसलिए कोनेस ने अपने प्लान्ड थॉट को फॉलो किया और लेफ्ट हैंड की 5 फिंगर्स को स्लोली रिलैक्स कर दिया। आयरन स्किन्ड पॉकेट वॉच उसकी पाम से स्लिप होकर ग्राउंड पे गिर गई और इतने क्रिटिकल मोमेंट पे कोनेस ने डिसाइसिवली कॉन्क्रीटो ऑफ लाइट और शैडो गिव अप कर दिया
और उसे बैटलफील्ड से दूर रख दिया ताकि रैंडम एनोमलीज का इफेक्ट उस पर ना आए। अब उसके पास सिर्फ 1 या 2 चांसेस ही बचे थे, सेकंड्स बीत रहा है। ये सब देखो, सेकंड्स में लड़ाई हो रही है, समझ रहे हो बात? कोनेस को पता था कि अगर एक और एनोमली हुई तो आउटकम इरिवर्सिबल होगा। हाफ ऑर्डर और हाफ डिसऑर्डर से बना सील्ड आर्टिफैक्ट रैपिडली ग्राउंड की तरफ गिरा। कोनेस ने ग्रेट डिफिकल्टी से फिंगर्स मूव की और रैपिडली हीलिंग वाउंड्स वाले गिरमिन स्पैरो की तरफ फेस किया। ओरिजिनली उसके पास 2 चॉइसेस थे। एक था थर्ड मेथड यूज करना, जो उसने खुद को सेव करने के लिए पहले सोचा था, जिसके लिए सिर्फ एक थॉट सफिशिएंट था। दूसरा था एनिमी की इंजरीज को मैग्नीफाई करके उसे स्पॉट पे मार देना। लेकिन जब कोनेस रिलेटिवली क्विकली सोच सकता था, तब भी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने गन शॉट्स के बाद गिरमिन स्पैरो मरेगा नहीं और स्प्लिट बॉडी थ्रेड्स पे उसका कंट्रोल भी इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए उसके पास सेकंड प्लान का फॉलो अप नहीं था। अब उसका ब्रेन स्लगिश मश की तरह हो चुका था। वो ज्यादा सोच नहीं सकता था और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए प्लान्स को फॉलो करना शुरू किया। अभी ट्रांसपेरेंट ग्लव पहने और आयरन ब्लैक रिवॉल्वर को धारण करे गिरमिन स्पैरो के अराउंड स्ट्रॉन्ग गस्ट सडनली इंटेंसिफाई होते हैं और उसे हाई इनटू द एयर भेज देते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स की हेल्प से गिरमिन स्पैरो जाइगेंटिक क्रिम्सन मून के नीचे पिच ब्लैक स्काई की तरह रेस करने लगा और ये था अर्ल ऑफ द फॉलन मैग्नीफाई। जी हां, गिरमिन स्पैरो को फ्लाई कराने वाली स्ट्रॉन्ग विंड्स को मैग्नीफाई करके हरिकेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। इस तरह उसके और कोनेस किलगोर के बीच का जो 150 मीटर का डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाता और उसी बीच आप स्प्लिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल कर सकते हो ना, वो कंट्रोल छूट जाता। लेकिन गोल अचीव होता देखते ही अभी फ्रीडम रिगेन न कर पाए कोनेस का एक्सप्रेशन ग्रेजुअली कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हरिकेन रैपिडली एक्सपैंड हुई और उसके ऊपर स्वीप करते हुए उसे भी हाई इनटू द स्काई थ्रो कर दी। मतलब ये गया हरिकेन से दूर, ये भी गया, तो डिस्टेंस जो था वो ओपन हो नहीं पाया 150 मीटर से ज्यादा। समझ रहे हो बात? क्यों? क्योंकि वो अनलक्की था, बहुत ज्यादा अनलक्की था। समझ रहे हो क्यों अनलक्की था? वो तो तुम समझ ही रहे हो। नाइट स्काई और मूनलाइट के बीच दोनों फिगर्स स्मॉलर होते गए। सून हरिकेन नॉर्मल हो गई और उनकी मोमेंटम स्लोली डिमिनिश हुई। इस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए कोनेस किलगोर के ऑलमोस्ट फ्रोजन माइंड में एक और आइडिया आया। उसने फ्लाइट पावर मेंटेन करना स्टॉप किया और ग्रेविटी के थ्रू मीटियोर की तरह नीचे प्लमेट किया ताकि गिरमिन स्पैरो से रैपिडली डिस्टेंस क्रिएट कर सके। फिर उसने गिरमिन स्पैरो के विंड कंट्रोल और परसूट एबिलिटी को इग्नोर किया और लेफ्ट आर्म को रस्ट से भरा हुआ लगते हुए बॉडी के सामने स्लोली पुल किया। ये क्लोजिंग अ डोर का एक्शन था। वो अर्ल ऑफ द फॉलन की डिस्टॉर्शन यूज करके एयर में वॉल लाइक सील क्रिएट करना चाहता था, जो गिरमिन स्पैरो और उसके बीच ऑब्स्टेकल बन जाता और परसूट को रोक देता। मतलब गिरमिन स्पैरो उसके पीछे नहीं आता, ये नीचे गिरता। इसी में नीचे बचे हुए मैरिनेट्स, मतलब गिरमिन स्पैरो के जो मैरिनेट्स थे, उन्होंने लेफ्ट आर्म रेस करके गन फायरिंग का जेस्चर बनाया। धड़ाधड़ जो एयर बुलेट्स मारता मारा। बुलेट्स ने कोनेस किलगोर को मिड एयर इनवेलप कर लिया। शॉक वेव्स डिस्पर्स होने के बाद कोनेस के बॉडी पे सेवरल ब्लडी होल्स बन चुके थे। पहले कुछ बुलेट्स के इंपैक्ट और पेन की वजह से कोनेस फाइनली स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स वाली जो स्टेट थी उससे स्नैप आउट किया। पता है ना, मतलब चोट वोट भी आपको लगता है तो आप उससे स्नैप आउट हो जाते हो। उसकी थॉट्स की स्पीड रैपिडली रिकवर हुई। इसके बाद उसने क्रिटिकल मोमेंट पे सब्सिक्वेंट वॉली का डिसऑर्डर किया और इंजरीज को डिस्टॉर्ट करके खुद को मौत की मुंह से बचा लिया, प्रिवेंट किया डेथ से। हाँ, वो बच गया है, उसने सिर्फ सीरियस इंजरी सफर की है। लेकिन ऊपर से गिरमिन स्पैरो तो आ रहा है। जी हाँ, मिस्टिकल आइटम से इक्विप्ड गिरमिन स्पैरो इनविजिबल वॉल से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और कोनेस को कैच नहीं कर पाया। चलो, इनविजिबल वॉल जो बनाया था कोनेस, वो उसके काम आ गया। एक और डिस्टॉर्शन के साथ कोनेस की डिसेंट स्पीड स्लो हुई और जेंटली ग्राउंड पे लैंड कर गया। लेकिन कुछ और करने से पहले उसका बॉडी फिर फ्रीज हो गया। वो स्पॉट पे स्टिफ खड़ा था। उसके हैंड्स और फीट उसकी कमांड्स रेजिस्ट कर रहे थे और उसे फील हुआ कि बॉडी के अंदर कोई अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट छुपा हुआ था। फिर उसने देखा कि जाइगेंटिक क्रिम्सन मून की इल्यूमिनेशन में मेगुर मैनर के मास्टर बेडरूम से एक फिगर बालकनी पे वॉकआउट कर रहा था। जी हाँ, ये था एक और गिरमिन स्पैरो। इस गिरमिन स्पैरो के राइट हैंड में गन फायरिंग का जेस्चर था। उसने हैंड पीछे करके उस पे ब्लो किया। वो क्लाइन खुद था। जी हाँ, अभी तक आप जिसको भी देख रहे हो सब या तो कोई मैरियनेट है, छलावा था सब कुछ। क्लाइन खुद अब आया है बालकनी के ऊपर। इसलिए मैं बोलता हूं कि भैया ये जो सियर पाथवे के डेमीगॉड है ना, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। समझ ही नहीं आएगा साला असली कौन। अब क्लाइन यहाँ एयर बुलेट नहीं बल्कि एयर बुलेट की माइट के साथ एक पैरासाइट बुलेट फायर की थी। ये एमॉन के अवतार के छोड़े वॉर्म ऑफ टाइम से बनाई गई पैरासाइट बुलेट थी। ये कैसा वॉर्म ऑफ टाइम क्रिएट कर सकती थी जो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करता था, लेकिन टारगेट को पैरासाइटाइज करके यूजर को कंट्रोल करने देता था। क्लाइन ने जानबूझकर वो बुलेट पहले से ही अपने हाथ में रखी थी, स्पेसिफिकली इस अपॉर्चुनिटी का वेट करने के लिए। वो कोनेस के कॉन्क्रीट ऑफ लाइट एंड शैडो थ्रो अवे करने और डॉज या डिस्टॉर्शन यूज करने की एबिलिटी लूज करने का वेट कर रहा था, जो कि हुआ भी, और अब फायर किया पैरासाइट बुलेट। पहला पॉइंट प्रेडिक्टेबल था। जब अर्ल ऑफ द फॉलन के स्प्लिट बॉडी थ्रेड्स इनिशियल कंट्रोल के स्टेट में पहुंच गए तो वो रैंडम एनोमलीज को अपने सेल्फ सेव अटेम्प्ट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करने दे सकता था, राइट। और दूसरा पॉइंट था सिर्फ पेशेंस का मैटर। ठीक है, बस वेट करना था क्लाइन को मौके का, और अभी उसकी पेशेंस का रिवॉर्ड उसे मिल गया। जी हाँ, एक अपॉर्चुनिटी अपीयर हुई और क्लाइन ने सबसे पहले हैंड रेज करके शूट किया। रैंडम एनोमलीज के आउटकम को अफेक्ट ना करने की वजह से उसने एक्यूरेटली पैरासाइट बुलेट कोनेस किलगोर के बॉडी में शूट कर दी। अगर पहले फायर की गई बुलेट डिसीट बुलेट के बजाय डिप्रिवेशन बुलेट होती तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती। कुछ देर तक अपने बॉडी को कंट्रोल ना कर पाने वाला कोनेस किलगोर बालकनी पे खड़े गिरमिन स्पैरो को देखता रहा। गिरमिन स्पैरो ने टॉप हैट रिमूव किया, हैंड चेस्ट पे रखा और जाइगेंटिक क्रिम्सन मून के नीचे उसकी तरफ स्लाइटली बाउ किया। इस पॉइंट तक गिरमिन स्पैरो पूरा अपने ऑरा फार्मिंग मोड में है और वहीं कोनेस जो है अपना किलगोर
उसके थॉट्स पूरी तरह से स्लगिश हो चुके हैं। हाँ, कॉनर स्किलगॉर स्पॉट पे खड़ा था और उसके अंदर जो हार्ट है उसमें डिस्पेयर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमर्ज हुई। कई डेंजरस एक्सपीरियंस कर चुके मिलिट्री डेमिगॉड के रूप में उसे अपनी करंट सिचुएशन का क्लियर अंडरस्टैंडिंग था। वो ऑलरेडी मौत के फुटस्टेप्स को अप्रोच कर चुका था, सुन रहा था कि मौत आ चुका है, अब लेने जाएगा मेरे को। वो स्ट्रगल करके रिस्क लेना और मिथिकल क्रीचर फॉर्म रिवील करना चाहता था, लेकिन उसके स्लगिश माइंड से दिए गए कमांड्स कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहे। उसका बॉडी पैरासाइटाइज्ड हो चुका था और अब उसके कंट्रोल में नहीं था। जाइगेंटिक क्रिम्सन मून की इल्यूमिनेशन में सेकंड आफ्टर सेकंड पास हुआ। सडनली कॉनर स्किलगॉर ने लेफ्ट हैंड रेज करके अपने क्रू हेड कट को टच किया। वो ऑलरेडी क्लाइन का मैरिनेट बन चुका था। एक्चुअली लास्ट मोमेंट पर भी उसके पास चांस था। पैरासाइट इफेक्ट उसके मैरिनेट बनने के लिए सफिशिएंट टाइम तक लास्ट नहीं करना था, इसलिए उसके पास 2 या 3 सेकंड्स थे जिनमें वो मिथिकल क्रीचर फॉर्म को रिवील कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके बॉडी पर मिसडायरेक्शन और डिसीट के इफेक्ट्स भी थे। टाइम के साथ उसके थॉट्स और स्लगिश होते गए और वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प नहीं कर सका। अनलकी भी था बंदा, वो भी एक फैक्टर होगा। और इसी मोमेंट का फायदा उठा के, मतलब वो पैरासाइटाइज बन चुका था कुछ सेकंड्स के लिए, उतने में क्लाइन स्प्लिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करके कहीं ना कहीं कॉनर स्किलगॉर को अपना नया मैरिनेट बना चुका है। उसने क्लियर ब्राइट रेड मून की तरफ देखता है क्लाइन, ठीक है, और कहता है इट्स डन, काम हो गया और मेरे को एक बढ़िया सुंदर सा मैरिनेट मिल गया। समझ रहे बात? जाइगेंटिक क्रिम्सन मून के बीच एक ब्लैक डॉट इंस्टेंटली अपीयर हुआ और स्काई से डिसेंड करने लगा। वो चर्च ऑफ एवरनाइट की आर्च बिशप सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट अरियाना थे मित्रों, जो कि सिंपल रोबोट ट्री बार्क बेल्ट पहनी होती है। पता नहीं इस तरह से ड्रेस क्यों करती है। हाँ, वो नीचे आती है, अर्ल ऑफ द फॉलन पे गेज डालती है और अरियाना ने जेंटली राइट हैंड रेज किया और कॉनर स्किलगॉर की स्लाइटली ब्लडी सोल उस मिलिट्री डेमिगॉड के हेड से इमर्ज हुई। इसके रिजल्ट में क्लाइन ने मैरिनेट पे अपना कंट्रोल लूज कर दिया। इससे क्लाइन सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसने स्प्लिट बॉडी थ्रेड्स के थ्रू वार्म स्प्लिट ट्रांसफर नहीं किया था। मैरिनेट पर उसका कंट्रोल एसेंशियली अभी भी सीक्वेंस 5 स्टेट पे था और डेमिगॉड लेवल पर नहीं था। अरियाना ने कामली कॉनर स्किलगॉर की सोल को देखते हुए पूछा कि अभी तुम कहां गए थे। कॉनर का एक्सप्रेशन स्लाइटली ट्विस्ट हुआ और उसने रिप्लाई दिया कि रूइन नंबर 1 में मैं गया। अब ये रूइन नंबर 1 क्या है, ये सब क्या है, कॉनर स्किलगॉर क्या कर रहा था, ये सब मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में फाइट में आपको बताने वाला था, यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलेगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ फाइट में आपको मजा आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग फाइट थी, डेमिगॉड की फाइट देख के मजा तो आता ही है। मजा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जब तक ये वीडियो आई होगी तब तक शायद मेरे चैनल पे स्ट्राइक हट गई होगी या नहीं हटी होगी। जो भी अपडेट है वो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। अगर हट गई होगी तो भैया बहुत सारी वीडियोस लाएंगे, मजे ही करेंगे। लेकिन इन चैनल पे मजा आने वाला है, हर चैनल पे मजा आने वाला है। और अगर नहीं हटी, कोर्ट केस हो गया है मेरे ऊपर, तो फिर सोच लो, फिर लाइव में आके बताऊंगा मैं क्या होने वाला है। जो भी हो, चलो भैया, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, सारे चैनल पे नए तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। पीस आउट।